तो आपने परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा मेरे साथ देना है, ठीक है। तो हम उसी के ऊपर चलते हैं। और हम कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे, वो बातें थी जी ग्राफिकली, ठीक है। ज़रा गौर कीजिएगा कैसे बना कि ग्राफ के साथ हम देख रहे थे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका मैंने क्या दिया था बच्चे जी आपके पास, स्लोप। स्लोप हमने डिस्कस की थी, इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसकी हमने कहा था कि स्लोप, और इसकी जो है स्लोप वो एक्सीलरेशन है, ठीक है। और यहाँ से हमने इसका एरिया बताया था, एरिया हमने इसका क्या बताया था, v क्रॉस टी। हमने कहा एरिया जो होगा ना वो क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। एरिया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई कराने से आएगा, यानी एरिया का फॉर्मूला मल्टीप्लेक्सिस प्लायर होगा, नहीं समझ में, ठीक है। एक्चुअली एरिया इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में भी ये वाला कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। फिर हमने एरिया काउंट कर लेना होता है, लेकिन एरिया जो है वो क्या होगा, एरिया की जो क्वांटिटी बनेगी वो वही डायमेंशन उसकी बच्चे वही होंगी जो मल्टीप्लीकेशन की होंगी। वी टी इज इक्वल टू एस, ये वी टी इज इक्वल टू एस, ये क्या चीज़ है, ये हमने कहा था कि ये जी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों, क्योंकि एरिया जो है वो खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने कहा जो भी एरिया बनेगा जैसा भी बनता है वो क्या, उसकी डायमेंशन कौन सी होंगी, जो मल्टीप्लिकेशन की डायमेंशन होंगी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की होंगी डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, ठीक है। आज हमने इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलना। स्लोप हमने डिस्कस की थी, स्लोप क्या होगी, स्लोप एक्चुअली स्लोप वो क्वांटिटी बनेगी जिसकी डायमेंशन कौन सी होंगी, जिसकी डायमेंशन y डिवाइडेड बाय x होंगी, और वो क्या है डेल, दैट इज डेल भी आ जाएंगे यहाँ पर क्योंकि हम चेंज ले रहे होंगे, एवरेज 2 पॉइंट ले रहे होंगे, तो ये हमारा बच्चे हो जाएगा एक्सीलरेशन ए, ठीक है। यही चीज है, इसको हम थोड़ा सा आज आगे लेके चलेंगे। आपने याद रखना मल्टीप्लीकेशन की जो डायमेंशन होगी वो एक्चुअली एरिया होगा, एरिया जब भी हमने लेना होगा तो मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं फोर्स, इसके साथ कल हमने जो पढ़ा था एक डॉट प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था। एक छोटा सा कंसेप्ट और था, वो ये था बच्चे F इज इक्वल टू मेरा क्या है एम ए, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। F is equal to ma, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और रीजन क्या है, रीजन के भाई इसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही वेक्टर है, वेक्टर जो मल्टीप्लाई कर रहा है, स्केलर जो मल्टीप्लाई कर रहा है वेक्टर के साथ, यानी m जो एम की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो डायरेक्शन पे फर्क नहीं आएगा बल्कि मैग्नीट्यूड पे फर्क आया करेगा। तो हमने कहा F इज इक्वल टू एम ए, मैग्नीट्यूड पे भी फर्क आएगा और डायमेंशन पे भी फर्क आएगा। तो जो एफ की डायरेक्शन होगी वो ए की डायरेक्शन होगी। फिर हमने कहा ए, तो हमारे पास एक और भी फॉर्मूला है, वो कौन सा है, ए इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। तो हमने कहा हाँ, यहाँ से हमने ये अखज़ किया कि बच्चे जो ए की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी डेल वी की, और डेल वी की डायरेक्शन क्या है, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन, वी की डायरेक्शन नहीं कहना, ए हमेशा वी की डायरेक्शन में नहीं होता, ठीक है। और उसके काफ़ी सारे केसेस हैं जो आपके उसके अंदर गिवन है, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, उसने कहा कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कहाँ पर पैरेलल होंगे, दोनों एक दूसरे के, ये सारी बातें जो हैं बच्चे आपको तो मैं आपके साथ कल डिस्कस कर चुका हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, ठीक है। एक और बात, जब इस दोनों फार्मूले को हमने देखा था, हमने फिर डायरेक्शन को डिस्कस करने के लिए कहा था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सॉरी इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, इन द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, डेल बी डेल डी बाय डेल टी। और देखें क्यों डेल टी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि डेल टी टाइम तो स्केलर है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हमने एक ये कहा था कि एक बुनियादी सा कंसेप्ट है, इसकी वजह से हम डायरेक्शन वगैरह निकाल लेते हैं, अक्सर पूछ लेते होते हैं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन को ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने बताया कि फोर्स की डायरेक्शन F इज इक्वल टू एम, वहां पर हमारी एक्सप्लेनेशन हुई और यही है सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है, तो यही तो है
यही तो बताता होता है, तो इससे एमसीक्यूज बच्चे बन जाते हैं, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। अब यहाँ जब है यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 में हमने कल वैसे यूनिट नंबर 2 में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़े। तो सबसे पहले वर्क क्या चीज़ है, वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अच्छा एक सेकेंड वेट करें। हाँ जी, अच्छा ये जो है ना वर्क, वर्क किसके बराबर होता है, वर्क होता है हमारा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ क्या चीज है, अब आपने ही मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। एफ डॉट डी, एफ डॉट डी को अगर मैं खोल के लिखूं ये बनता है एफ डी कॉस थीटा। हाँ जी, तो बच्चे अब मुझे बताएंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की क्या डायरेक्शन होगी। बच्चे मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप बोल के बता सकते हैं। हाँ जी, डब्ल्यू की क्या डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की। चलो शाबाश, एक कह रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन में और एक कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर आ गए, तो अब तो मसला बन गया, ठीक है। लेकिन हमने कल स्केलर, जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, हमने कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट है, तो आउटपुट जो इसकी होगी वो क्या होगी, स्केलर, तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है बच्चे, कंसेप्ट समझ आ गया आपको कि वो वर्क की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। वर्क की कौन सी डायरेक्शन होती है, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो वर्क डिपेंड किसके ऊपर करता है, वर्क डिपेंड करता है एफ के ऊपर, डी के ऊपर एंड एंगल बिटवीन देम, ठीक है। एंड डी कॉस ऑफ थीटा क्या है, द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ डी इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ डी इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। तो अब ये पुरानी वाली बातें हैं, इसको हम ज्यादा दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर दोनों परपेंडिकुलर आ जाएं तो फिर क्या होगा, फिर वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन परपेंडिकुलर कैसे, एक बच्चा बकेट उठा के जा रहा है, एग्जांपल आपकी बुक के अंदर है, और वो कह रहे हैं उसका वर्क डन नहीं हो रहा, और फिर वर्क डन, जाहिर बात है कि नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि फोर्स, हालांकि उसने बेचारे ने मेहनत की है, उस बेचारे ने कोशिश की है, अब ऐसे तो ना करें ना कि वर्क डन ही नहीं हो रहा। लेकिन क्या है, रीज़न है कि उनकी उसकी जो डायरेक्शन है दोनों की वो 90 है, और उसने मेहनत तो की है उसकी, हम कह देते हैं कि एनर्जी तो लग रही है, लेकिन वो वर्क में काउंट नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा बच्चे, इस एग्जांपल में अगर मैं कह देता हूँ कि वर्क डन नहीं हो रहा, तो क्या बताएं यहाँ पर पावर जो है वो होगी, कंज्यूम होगी पावर। क्या ख्याल है, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, आप मुझे बताना चाहेंगे। बच्चे, पावर होगी यहाँ पर, पावर लगेगी, कुछ होगा। पावर नहीं होगी। रीजन जल्दी से बताओ, शाबाश शाबाश। P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी होता है, तो वर्क हाँ नहीं होगा तो जब वर्क नहीं होगा तो पावर नहीं होगी। गुड गुड, इसका मतलब है आप लोग तेज हो गए हैं, आप लोगों को कुछ समझ आ गई है। तो एग्जामिनर बहुत मुश्किल बातें नहीं पूछता, वो आपको ऐसे फंसा देता है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि वर्क की क्या डायरेक्शन होगी, तो आप लोग परेशान हो गए, आपने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, आपने इन द डायरेक्शन ऑफ डी, हालांकि उसकी तो कोई भी नहीं होगी, हमने वो पढ़ा था। चलें, अब क्या चीज़ है, एफ को मुझे समझ आ गया, डी का यानी एफ बी और डी बी, और एंगल, एंगल अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो वर्क डन फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएं तो फिर वर्क डन क्या होगा, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएं फिर वर्क डन भी मैक्सिमम होगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाएगी। और इसको कैसे एग्जांपल ली जा सकती है कि जब हम बकेट को, बाल्टी को जो कुएं में डाल के ऊपर खींच रहे हैं, तो फिर ग्रेविटी यानी फोर्स नीचे की तरफ है, लोड नीचे की तरफ है, खींच ऊपर की तरफ में है, तो एक दूसरे के ये क्या है, इस वक्त एंटी पैरेलल। तो वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन टर्म्स ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है।
अच्छा बच्चे, इधर देखिए आप जो है, अब जो है एक और चीज है यहाँ पर, एंगल के साथ एंगल, तो फिर अगर कुछ एंगल प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे, तो इसका मतलब है वर्क, जितना एंगल प्रोड्यूस हो रहा है उतना मुझे कौन बताना चाहेगा, उतना वर्क कम हो रहा है या उतना वर्क ज्यादा हो रहा है। यह भी बात हमने कल पढ़ी थी, अगर एंगल ज्यादा है तो वर्क कम होगा या वर्क ज्यादा होगा। आपसे मैं पूछता हूँ, इफ एंगल इंक्रीजेस देन, आपको मैंने लॉन्ग किया, बताया बच्चे। सर जब एंगल इंक्रीज होगा तो वर्क कम होगा, क्योंकि वो वर्क कम 90 हो, वर्क ज्यादा, कि वो 90 के नियर जा रहा होगा, 90 पे वर्क गुड, जीरो होता है, 90 पे जीरो हो जाएगा। शाबाश। इसका मतलब है कि मैथ वालों को थोड़ा थोड़ा इसका अंदाजा ज्यादा है, और पहले भी हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, स्लोप के अकॉर्डिंग भी हम डिस्कस कर रहे थे। फिर जब हम कंपोनेंट निकाल रहे थे एक्स वाई, तो हम बता रहे थे जब एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस पे हो, वाई जीरो होता है, फिर ऐसे ऐसे ये जब ऊपर जा रहा है, तो ये डी कॉज ऑफ थीटा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ अपना क्या कह सकते हैं, द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ डी इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा बच्चे, फिर क्या होगा, वैसे वैसे ये क्या होगा, हमारा cos थीटा वाला फैक्टर। इसका मतलब है वर्क डन एट 30 इज मोर देन द वर्क डन एट 60। ठीक है। तो वर्क डन, आप मुझे कोई बता सकता है वर्क डन हाफ कौन से एंगल पे होगा, तो ये बात भी आपसे पूछ लेते हैं कि वर्क डन हाफ कौन से एंगल के ऊपर होगा, जल्दी से बताओ। 45 सर, 45 पे, 45 60 पे होगा सर, 60। 45। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे दो दो रीजन आ गई। ठीक है, एक 45 है और एक है हमारे पास 60। ठीक है, तो 45 वालों ने ना, 45 क्या चीज है, 45 वाला जो एंगल है वहां पर दोनों कंपोनेंट बराबर हैं। दोनों कंपोनेंट बराबर क्या मतलब है, एक्स भी बराबर है और वाई भी बराबर है। लेकिन जब हम हाफ वर्क डन पूछ रहे हैं ना, तो 1/2 के ऊपर आएगा। ठीक है, 1/2 कौन सा है जी, cos का 60। अगर हम cos ले रहे हो तो वर्क डन जब हाफ होगा वो 60 के ऊपर होगा, नॉट 40। अब मैं पूछूं कि वर्क डन जो है 0.7 कहाँ पर होगा, फिर दैट इज 45। ठीक है, क्योंकि 1/√2 इज 0.707 अपना 7। ठीक है, ये आप आरएमएस वैल्यू में भी पढ़ते हैं, ये आप यहाँ पर भी पढ़ते हैं। मैक्सिमम वर्क डन इज एट 0, हाफ वर्क डन इज एट 60। अब जब 0 से आप 60 की तरफ जा रहे हैं तो वर्क कैसे हो रहा है कि ये पहले आया 30 के ऊपर, 30 के ऊपर वर्क डन कितना होगा बच्चे, आपको अगर एंगल याद है तो आप वहाँ अक्सर देखेंगे कि आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0.86 30 के ऊपर √3/2, 0.86। फिर क्या हुआ कि हमने कल भी देखा था कि कोस ऐसा ऐसा कम होता है, फिर 45 के ऊपर क्या हुआ 0.707, और उसके बाद बच्चे क्या होगा 60 के ऊपर क्या होगा 0.5, और उसके बाद 90 के ऊपर ये क्या होगा हाफ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बातें नहीं है। और इसमें ये क्या फोर्स भी होना जरूरी है, फोर्स तो हम चले हम लगा लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो वहां पर क्या बच्चे वर्क डन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट नेसेसरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। अगर मैं बच्चे आपको देता हूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे देता हूँ, उस पर कोई भी शेप अगर बनी होती है नीचे, तो स्क्वायर बॉक्स बनाइए, ट्रायंगल बना दी, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसके एरिया की डायमेंशन क्या होगी। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट से मुझे बताएं। फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसके जो है एरिया की डायमेंशन क्या होगी, जब आपने एरिया निकालना होता है इनकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को क्या करते हैं बच्चे, सर ml² t-2 मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन के बाद। ठीक है, जी, वर्क तो डन वो उसकी बाय द बॉडी। डायमेंशन है ml² t-2। हाँ गुड, वो मैंने आपको फिर फोर्स की बताई भी है, तो फोर्स से आप कल मैंने बड़े अच्छे से समझाई थी, तो वो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं, एक याद रखें बाकी सब आप निकाल लेंगे। अच्छा बच्चे, ये आपको क्लियर हो गया। अब मुझे ये कोई बताना चाहेगा यहाँ हमने स्लोप क्यों नहीं डिस्कस करते, सर स्लोप की डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन, क्यों। हाँ जी, पूछो पूछो पूछो, जल्दी से पूछो। सर स्लोप इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, f डॉट स्लोप डी हम ले है। सकते हैं अगर हम लेने चाहें। हाँ, स्लोप लेने के लिए डायमेंशन क्या बनती है, f/d, और f/d क्या होगी, ये स्लोप होगी। क्या ये कोई हमारी क्वांटिटी बनती है या डायमेंशन कोई बनती है हमारी,
स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। एफ बाय जो हमारा एक्स है, या एफ को अगर हम डिवाइड करें तो उसकी स्लोप हम वहां पर लेंगे जहां हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना होगा, तो हम यहाँ इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ये एक्स डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो जो स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालने के लिए या एक स्प्रिंग में कवर किया, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्या कर देता, डी स्क्वायर डी होता है, यहाँ एरिया होता, तो फिर ये क्या बन जाता, ये डायमेंशन बन जाती हमारे फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज द स्लोप होती है हमारी प्रेशर की, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन Yes. अब आपने डायमेंशन से गैस कर लेना, बड़ा कोई आसान काम नहीं है, तो अब आपको कहीं भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हम आगे चलते हैं Yes. कि हमारा जो है ना फोर्स हमारी कितनी तरह की होती हैं, जो हमारी जो मेजर फोर्सेस हैं वो फिर हमारी कौन सी होंगी। अच्छा, ये जो है ना क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आप थोड़े से एक नज़र पॉइंट देख लेना, मैंने आपको करवा दी है वैसे, ठीक है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फोर्स जो वेरिएबल फोर्स है ना, ये सेकंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्या कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन इट सेल्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपने कोई डेरिवेशन ना करने बैठ जाइएगा। तो फोर्स अगर हमारे पास वेरिएबल हो, वेरिएबल से मुराद है कोई ऐसी शेप हमारे पास आ रही हो, फिर हम क्या कर लेते हैं, उसकी जो है ना पार्टीशन कर लेते हैं। पार्टीशन क्या करना, मतलब छोटे छोटे हम सेट बना लेते हैं, जहाँ पर पैचेस बना लेते हैं बच्चे, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर हमारा फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी। फोर्स हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होगी ना, वहाँ पर क्या होगी, वेरिएबल, यानी उस थोड़े से पोर्शन में, थोड़े से पैच में फोर्स कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यानी हम उसका छोटे का स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, मैथ वाले बड़े अच्छे से जानते हैं कि डब्ल्यू जो होगा वो हमारे पास अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए तो हम उसे क्या कह लेंगे, कोई फंक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या कर लेंगे, उसको डी ऑफ एक्स कर देंगे, उसको यहाँ पर कोई फंक्शन रख देंगे, और फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, और इसको फिर हम कह देंगे कि ये जो है ना हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, यानी इसकी कोई वैल्यू आएगी, कोई मैग्नीट्यूड आएगी जो वर्क डन के बराबर होगी, ठीक है। एक और तरीका है कि ये इंटीग्रेशन, हमने इसके पैचेस जब बना लिए, पैचेस बना के जब फिर हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट बन जाते हैं, उस डिस्क्रीट को हम समेशन लगाते होते हैं। मैथ वालों को पता है डिस्क्रीट और इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन कंटिन्यूस की होती है, क्योंकि हमने इसको छोटे छोटे पार्ट बनाए होते हैं, फिर हम ये इस तरह लिख देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको ये ऐसे फार्मूला लिखा आ जाए कि ये कहाँ से शुरू होगा, ये तो आई आपका जी 1 से शुरू होकर एन तक जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये ऐसा नहीं होगा, ये आपसे लिमिट पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे लिमिट पूछ सकते हैं, ये 1 से शुरू होकर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर वर्क नहीं है आप वहाँ पर भी काउंट कर रहे हो, उसको हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर ही हमने फैक्टर बनाए होंगे, वहाँ ये छोटी छोटी बातें ये पूछी जाएंगी आपसे, तो ये नहीं है कि आपको डेरिवेशन करनी है या ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो फोर्स वेरिएबल होती है। इसके अलावा फोर्स जो है ना, फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, तो वो अक्सर पूछा जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स देख लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव कौन से, फ्रिक्शनल फोर्स, आर रेजिस्टेंस, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और जो है प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ द रॉकेट जो हमने कल पढ़ा था, फोर्स ऑफ द मोटर। अच्छा, आप में से कौन बच्चा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन करेगा फौरन, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, बताओ जल्दी से। सर कंजर्वेटिव फोर्स होती है जिसके अंदर एनर्जी कंजर्व की जा सकती हो, और नॉन कंजर्वेटिव वो होती है जिसके अंदर एनर्जी कंजर्व ना हो। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, और कौन बताएगा। कंजर्वेटिव फोर्स इन अच्छा, दोबारा जो आपने माइक ऑन किया था बच्चे, दोबारा करें, सारा कौन थी, हाँ जी बताएं। conservative force is independent of path, Independent of Independent of the path. while non-conservative depends upon path. कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव डिपेंड ऑन पाथ, ये भी एक बात आ गई, दो राय आ गई हमारे No. पास, और कोई, ठीक है। एक ने कहा है कि हमारे पास जिसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहे वो कौन सी होगी, वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगी, और जहाँ पर एनर्जी कंजर्व ना रहे वो नॉन कंजर्वेटिव होगी, ठीक है। तो उसने कहा कि हमारी जो बुक में लिखा है वो क्या है जी, जो पाथ को फॉलो करती हो, जो पाथ पे डिपेंडेंट हो, वो कौन सी होगी, वो कंजर्वेटिव होगी,
और जो नहीं करती वो नॉन कंजर्वेटिव। ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਛੜੀ ਜਾਣੀ। अच्छा बच्चे एक मिनट, आप अपना माइक ऑन करके भाई अपने ऑफ कर दिया करें, ठीक है। तो इसमें मेजर राय क्या है, हम क्या अडॉप्ट करें, वही जो बात हमारी बुक में लिखी हुई है वही कर लेनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स में क्या फर्क है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स का जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स एंड वर्क डन बाय द, तो यहाँ वही बात जो फिजिबल रहेगी, जो हमारी बुक कह रही है, हम उसको देखेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व ही रहेगी, हम एनर्जी की कंजर्वेशन को नहीं अपना कर सकते। हाँ, कोलिजन के अंदर कहते हैं इनइलास्टिक और इलास्टिक, हमने कल पढ़ी थी। और एक और बात भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो कंजर्वेशन को आप वहां ना लेके जाएं, बल्कि कहां पर लेके जाएं, पाथ फॉलो के ऊपर। द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। क्यों नॉन कंजर्वेटिव है? बिकॉज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ रफ सरफेस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग डिफरेंट पाथ, द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स certainly depend upon the path followed। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? नॉन कंजर्वेटिव, जो के पाथ को फॉलो करे, ठीक है। इसको अगर हम देखना चाहें कि इन अ क्लोज लूप, अगर मैं क्लोज लूप के अंदर देखता हूं तो वर्क डन जो है इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये किसके लिए होता है? कंजर्वेटिव के लिए होता है या नॉन कंजर्वेटिव के लिए होता है या दोनों के लिए होता है? यहाँ पर दो रीजन आती हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो दैट इज 0। अब ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क वैसे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप में से पाथ की एग्जांपल कौन देगा, अच्छी सी एग्जांपल? एक तो ये है ना कि क्लोज पाथ के अंदर तो वैसे ही 0 हो रहा है, तो फिर हम कैसे बताएंगे इसको कि ये जो पाथ फॉलोड है? आप में से कौन बेस्ट एग्जांपल इसकी देगा? चलिए बच्चे, हाँ जी, जल्दी से बताओ कि हम कैसे देंगे, कोई एग्जांपल दें मुझे। पॉइंट ए टू बी गए हैं, हम डिफरेंट पाथ मैंने चूज किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? ए पॉइंट है, ए टू बी, ठीक है। सर जैसे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो पाथ फुल होता है। एक मैं यहाँ से इस लॉन्ग पाथ से गया हूँ, एक शॉर्ट पाथ से गया हूँ, ठीक है। अगर दोनों का वर्क बराबर है, वर्क डन बराबर है, तो मैं इस फोर्स को क्या कहूँगा? यहाँ पर जो फोर्स सर लगी है इसको स्क्रीन क्या नहीं कहूँगा? सही नजर आ रही, ब्लैंक्स आ स्क्रीन जाता नजर है, नहीं आ रही? क्या आ जाता है? ब्लैंक सा चेक्स आ जाता है। आपकी तरफ से आ रहा होगा बच्चे, यहाँ तो नहीं है, सबके नहीं पास आ रहा कमेंट है में क्या? तो सर काफी बच्चों ने कमेंट में कहा हमारे पास सर कभी आ जाता है और कभी नहीं आता, कभी खत्म हो जाता है। कभी कभी आता है कभी अच्छा नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो ना, हाँ, कोई बात नहीं है, उसमें जो है ना क्या कहते हैं, वो मेरी शायद स्क्रीन में थोड़ा सा इशू है, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ए से बी की तरफ गया, दो डिफरेंट पाथ को मैंने चूज किया, अगर दोनों का वर्क डन बराबर है तो ये फोर्स कौन सी होगी? कंजर्वेटिव फोर्स होगी। कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ठीक है, सारे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होगी। जी सर। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, जी ठीक है। सर। तो यही कंसेप्ट था, हाँ चलिए, थैंक यू। तो बच्चे यही कंसेप्ट था जो हमें यहाँ से देखना था, और आपने क्या करना है, इस टेबल को याद कर लेना है, इस टेबल को याद कर लेना है, ठीक है। तो इस टेबल को आपने याद, कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं, दैट इज ओके एंड फाइन। तो बच्चे एक और चीज है, अब हमारे पास पावर क्या है? पावर है, पावर क्या चीज है? पावर है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ पी, तो मुझे आप क्या बताएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, बताओ। ई की होगी नहीं। अकॉर्डिंग टू वर्क होगी, जिस डायरेक्शन में वर्क होगा उस डायरेक्शन में उसकी पावर। स्केलर सर, स्केलर है तो पावर की डायरेक्शन। हाँ जी, हाँ जी, ये तो स्केलर है, पी तो सर जी स्केलर है, तो इसकी तो डायरेक्शन इसकी मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। यस इस साइड पे आपका ये भी स्केलर है, इस साइड पे ये भी स्केलर है, तो एक फार्मूला ही हमें सब कुछ बता देता है, हमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ से, अच्छा अब मैं Yes. आपको यहाँ पर ना एक काम दे रहा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको वो आना चाहिए। मैं आपको एक एमसीक्यूज देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि बच्चे ये आपके पास है, ये आपके पास एक ग्राफ है, ये 0 से लेके जी 5 यहाँ इसकी वैल्यू है, और ये 5 यहाँ इसकी वैल्यू है, और बच्चे
ये क्या है, ये आपकी 5 न्यूटन की फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। मैं कह देता हूँ कि इस बॉडी ने, जाहिर बात है कि ये मूव किया है तो ये वर्क डन कर रही है, वर्क डन भी कर रही है, तो यहाँ पावर भी लग रही है। मैं कह रहा हूँ इसका जो है ना, आप मुझे 2 मिनट के अंदर ये ग्राफ आया है बच्चे, आप मुझे बताओ कि यहाँ की पावर कितनी होगी, तो कैसे बताओगे? बस ये आपको डाटा दिया, आपको सिर्फ यही डाटा दिया हुआ था और आपसे पूछा हुआ है कि आप बताएं जी वर्क डन कैसे होगा, कैसे निकालोगे। अब आप में से कौन बताएगा? एफ और डी दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है 2 मिनट दे दिए हैं। सर सर, F डॉट D second- over T। पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मिनट्स, उसके बाद एफ डॉट डी ओवर टी कर लें, ठीक है, ये कर लिया मैंने, ये हो गया मेरे 60 61 ओवर 20 सेकंड। 120। हाँ जी 120 सेकंड तो हो गया मेरे पास। मैं वर्क कहाँ से निकालूं, क्योंकि मुझे पता है वर्क बाय टीज पावर, तो कहाँ से निकालूंगा? एफ डॉट डी फॉर्मूले से सर वर्क का मल्टीप्लाई फॉर्मूला over- F डॉट एफ D। डॉट डी, एफ डॉट डी मैं कैसे निकालूंगा? उसने एंगल नहीं मुझे दिया हुआ, एंगल दिया हुआ था तो शायद मैं निकाल लेता, एंगल नहीं दिया हुआ। सर डी दी हुई है और टी दिया हुआ नहीं देखे ना, वो वैल्यू तो नहीं ना दी हुई बच्चे, ये तो ग्राफ है ना, 0 1 2 3 4 5, ये तो ग्राफ है, और ये 0 1 2 3 4 5 ये तो ग्राफ है। सर डायरेक्शन के लिए एंगल कितनी होगी? बच्चे मुझे एफ डॉट डी निकालने के लिए एंगल जरूरत पड़ेगी ना, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब मैं क्या करूंगा? सर एक और फार्मूला है F डॉट V। हाँ ठीक है, एफ डॉट वी भी नहीं है मेरे पास, फिर मैं क्या करूंगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ा था बच्चे, वेलोसिटी निकालने के भी इज इक्वल टू डी हाँ, हमने कुछ पढ़ा था बच्चे। सर हम area- एंगल को 60 सर हम एंगल को 60 कर लेंगे। नहीं, एंगल देखने में तो 45 लग रहा है, अब मैथ वाली है, दोनों के ये बीच में आ रहा है ना। सर तो फिर 45 पे नहीं होगा? हाँ 45, एंगल तो 45, अब एंगल आपने हो सकता है कि 46 हो या 47 हो, फिर क्या करेंगे? सर बच्चे हमने एक और भी चीज अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ी थी ना कि एरिया ऑफ द ग्राफ विल बी, क्या होगा? वर्क डन। हाँ तो फिर ये एरिया निकाल नहीं सकते आप? क्या है, ट्रायंगल नजर नहीं आ रही? राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट साइड Yes, sir. ट्रायंगल है, हाफ हाफ इनटू लेफ्ट बेस तरफ इनटू हाइट। फिर हाँ तो क्या हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25, ठीक है, ये बेस इनटू हाइट, तो ये मेरे पास आ जाएगा वर्क डन कितना आ गया 12.5, ऐसे ही है, वर्क डन Yes, मेरे sir. पास 12.5 आ गया। तो अब बताएं मुझे कितनी पावर हुई? 0.25 को डिवाइड इसको हम डिवाइड कर देंगे 120 से के साथ, ये जो हमने टाइम निकाला हुआ है। सर 1200। हाँ जी, टाइम तो आपके पास है W/T, तो W निकालना था। ग्राफ हमें उसने किस लिए दिया था कि भैया हम थोड़ा सा ना अपना दिमाग इस्तेमाल करें, हम थोड़ा सा क्या करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगर हमने अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। किया कि हमें पता है जो मल्टीप्लिकेशन का या एरिया जो निकलता है वर्क डन होता है, क्योंकि मुझे पावर के लिए सिर्फ वर्क डन चाहिए था, ठीक है। इसी तरह बच्चे, इसी तरह वो आपको एक और भी ऐसे दे सकता है, वो आपको दे दे कि ये जी फोर्स है और बच्चे ये जी डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे बताओ अब क्या होगा? अब पावर आपसे पूछता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के साथ। सर एफ डॉट डी हाफ एफ डॉट डी। एफ अगर डॉट डी कर लें, तो सॉरी एंगल तो फिर नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट, ये तो वही बात होगी ना, उसने टाइम आपको करना Yes. उसने एफ और टी दे दिया बच्चे, ये तो पुरानी बात। एफ और टी, एक मिनट सॉरी, एफ और टी नहीं, उसने आपको दिया डी और टी, डी और टी दिया उसने आपको, और साथ में फोर्स बता दी कि 5 न्यूटन की फोर्स लगी थी। अब बताएं अब क्या करेंगे? सर रीअरेंज कर लेंगे फार्मूले को बस, जो अभी हमने जिससे हल किया। सर वेलोसिटी निकालेंगे 1 ओवर। हाँ यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी यहाँ निकालेंगे से 1 वेलोसिटी ओवर। निकालेंगे, ठीक है। F वेलोसिटी dot कैसे D. निकालेंगे? इज इक्वल टू डी ओवर सी वेलोसिटी। हाँ 1 वेलोसिटी over के लिए 2 बच्चे क्या D/T होता है, डेल बाय टी, ठीक है। ये कल Yes, हमने पढ़ा yes. था, ये हमने कल Yes. पढ़ा था। यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी निकलेगी। वेलोसिटी क्या होता है?
स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते Yes. होते हैं, 2 पॉइंट इधर से ले लेने हैं, ठीक है, ये यहाँ पूरा पॉइंट यहाँ से ले लेने, y एक्सिस के डिवाइडेड बाय, आपको पता है ना m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मैथ वालों को बड़े अच्छे से पता है। y2 minus y1 और x2 minus हाँ, x1। x2 माइनस x1 ये कर लेंगे ना। जी सर। तो आपको ये भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपको ग्राफ दे दे या डिस्टेंट टाइम ग्राफ दे के आपसे पूछे कि भाई आप बताओ मुझे अब क्या होगा, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि एफ डॉट वी से यहाँ पर आप पावर निकाल सकते हैं। तो पावर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पावर ये आपको आनी चाहिए। ग्राफ से देख के आपको तंग करके ये, क्योंकि आपने पहले चीज़ें पढ़ी नहीं, आपको नई चीज़ तो नहीं करवाई, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे यहाँ पावर भी कंप्लीट होगी, पावर के 2 यूनिट हैं और ये डिफरेंट जो है हम इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, पावर जो है हाँ, अब इसके बाद जो है ना हमारे पास एनर्जी आती है। तो व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या चीज़ है, एनर्जी, पावर और वर्क, तीनों को हमने थोड़ा सा रिलेट करना है, फिर हम अगले यूनिट में जल्दी से जाएंगे। जल्दी बताओ, वर्क, पावर और एनर्जी ये क्या चीज़ें, ये एक साथ ही आते हैं यूनिट में, शुरू में उन्होंने लिखा हुआ कि वर्क, पावर, एनर्जी वाला यूनिट है। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि जब भी वर्क होगा तो एनर्जी का क्या उसमें अमल दरामद होगा, या आप उसे कह लें अमल दखल होगा, या आप उसे यूं समझ लें कि एनर्जी जो है हर दफ़ा ही प्रोड्यूस होगी जब वर्क डन होगा। जी सर। अब जब एनर्जी सर होगी वर्क हर एनर्जी, दफ़ा, हाँ जी गुड, Yes. बताएं। सर वर्क एनर्जी का दूसरा नाम है। हाँ, वर्क एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी है जो हम आगे रिलेशन भी पढ़ते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि वर्क हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पावर होगी। Yes. Yes. पावर के लिए क्या जरूरी है कि हाँ मैं कोई टाइम अपना Work पीरियड लिया वो मैंने, time. Yes. हाँ कोई मैंने टाइम अपना पावर नोट के करा लिए है, कोई ठीक है। काम जरूरी है। हाँ जी, मैं ना कुछ उसमें मैंने टाइम अपना नोट किया हुआ, ठीक है, टाइम एक स्केल अपना नोट किया हुआ, तो फिर मैं कहूँगा उसे पावर। वर्क जो है ना और एनर्जी, इनका आपस में क्या रिलेशन है, वर्क डन व्हेन एवर अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड होगा तो एनर्जी, इस फिजिक्स के अंदर क्या होगा, एनर्जी इज स्टोर्ड, अदरवाइज क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज होगी। ऐसा ही फील्ड के अगेंस्ट अगर वर्क होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी गाड़ी जो है या कोई चीज़ जो है सरफेस के ऊपर रगड़ता हूँ और मैं क्या उसकी इनर्शिया के खिलाफ मोशन कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो फिर क्या हो रहा है, मेरा एक्चुअली वर्क जो हो रहा है क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है या रिलीज हो सर रहा है। स्टोर कैसे? अच्छा चले, मैं आपको यहाँ सिंपल बताता हूँ। आपने ये बॉल उठा के ऊपर लेके गए, हाइट के ऊपर लेके गए हैं, तो मुझे बताएं वर्क इसके अंदर, एनर्जी जो है इसके अंदर स्टोर हो रही है, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, एनर्जी स्टोर हो रही है या रिलीज हो रही है, एनर्जी, हाँ तो पी हो रही है, ठीक है। तो सर जब भी स्टोर फील्ड हो के रही है, अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो वर्क और एनर्जी का आपस में ये ताल्लुक है कि वो अगर इन द डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब आपने दूसरा ही पूछ लिया, पोटेंशियल एनर्जी तो ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ, काइनेटिक। हाँ बच्चे ये ऊपर लेके आए ना हाइट के तहत, एक अगेंस्ट द फील्ड मूव करके, इसके अंदर इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ इसको रिलीज करेंगे, फिर क्या होगी, वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल Kinetic. एनर्जी, जब आप हाँ काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी ना। ठीक है। तो अब जो है हम जब भी अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे, आपने याद रखना फिजिक्स के अंदर वर्क जो है, एनर्जी जो है वो स्टोर होगी, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, एनर्जी विल बी स्टोर, Store. वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो रिलीज होगी, ठीक है। तो ये यानी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट है। और काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे यहाँ पर जो है ना एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा, एक एमसीक्यूज इधर से लाजमी आएगा, और वो कौन सा होता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का होता है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो फिर वहाँ पर क्या बनेगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला कहीं आपके कहीं ना कहीं किसी हवाले से यूज हो रहा होगा, हाफ अपना हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, और यहाँ से जो v निकलता है, आपको वेलोसिटी कहीं पर अगर पूछी गई हो, आपने कोशिश करनी है कि देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो नहीं लगा हुआ वहाँ पर,
आपने कोशिश करनी है, वहां पर देखें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो नहीं लगा हुआ। यहाँ पर V किसके बराबर आ जाएगा? V किसके बराबर आता है? 2 साइड पर चला जाता है, 2√G एंड H, ये आपका V हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा आपके, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। कोई स्विंग जो है, झूला, आपका झूला जा रहा है, उसके ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो वो उससे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अब बताएं इसकी फलाने पॉइंट पे या इतनी हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ से आएंगे। और उसके बाद है ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये एब्सोल्यूट जो वर्ड है ना, ये ऐसा वर्ड है कि हम जो है किसी चीज़ को क्या कहते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताते होते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर आ जाते हैं ना बच्चे, किसके ऊपर, इंटीटस के वाले से, तो इंटीटस के वाले से ये नहीं, क्योंकि यहाँ डेरिवेशन थी इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कुछ आता नहीं है। हाँ, आप ये फार्मूला अपने माइंड में ज़रा रखिएगा कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए जीरो कहाँ पर होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगी? सरफेस के ऊपर जीरो होगी, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर क्या होगी? 0 होगी। देख लें। अर्थ को अगर रेफरेंस पॉइंट माना तो रहेगी। हाँ, अर्थ को अगर हम रेफरेंस पॉइंट माने फिर हमारी जीरो होगी। नहीं फिर आपका कुछ होगी। अच्छा जल्दी बताओ नो क्या सर, होगा? जीरो नहीं होगी, क्योंकि अर्थ की जो सेंटर होता है वहाँ वो रेफरेंस पॉइंट होता है, तो किसी तो और जगह पे जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये जो आर है ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, क्योंकि, और ये सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर क्या होगी पोटेंशियल वहाँ पे एनर्जी? जीरो होगी, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट होगा हमारा। बच्चे अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट कर दूं ना आर की जगह, तो मेरे पास ये इनफिनाइट नहीं बनता, यस सर। सूरत हाल बदलनी जाएगी। अर्थ ग्रेविटेशनरी एक्सपोनेंशियल, सर शायद सेंटर पे मैक्सिमम हो। ठीक है। तो इनफिनाइट हो जाएगी सेंटर के ऊपर। वो कह रहे हैं कि एक हम अर्थ से अपना दुनिया से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, बहुत दूर रेफरेंस पॉइंट, वहां जीरो होगी, वहां मिनिमम होगी, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर इनफिनाइट हो जाएगी, ठीक है। सर जहाँ ग्रेविटी नहीं, हाँ, जहाँ ग्रेविटी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ये बात भी कह सकते हैं कि जहाँ ग्रेविटी नहीं होगी हमने बाहर ले गए अपने अर्थ से, लेकिन सेंटर के ऊपर क्या भी होगा नहीं यहाँ। होगा। हाँ, गुड। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, वो है एस्केप वेलोसिटी। कि व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, इधर से भी जो है ना। अच्छा बच्चे, एक मिनट, आपके मुझे माइक ना ऑफ करने पड़ते हैं, क्योंकि आप जो है फिर ऑन करके भूल जाते हैं। ये भी हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने 2GH वाला आपको बताया था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इज इक्वल टू 2GR, H की जगह क्या आ गया, R आ गया। तो ये वेलोसिटी भी कभी कभार आपसे पूछ ली जाती है। ये इवन ये वाला फार्मूला भी कई दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। इवन ये वाला फार्मूला भी कई दफ़ा आया हुआ है कि वी एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला ही, सिर्फ फार्मूले में पूछा कि भाई वी एस्केप किसके बराबर होगी, 2, यहाँ स्मॉल जी लिख दिया, स्मॉल जी स्मॉल एम और स्मॉल आर, आर स्क्वायर कर दिया कहीं पर, यानी इस फार्मूले को चेंज कर दिया। ये 8 से 10 दफ़ा जो है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, कई पेपर्स के अंदर ये आया हुआ है सेल्फ, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो फिर क्या आया, पीछे वाला टेबल आ गया। पीछे वाला टेबल कौन सा है, ये आप देखें कि वहाँ पर मून की लिखी हुई है, अर्थ की लिखी हुई है, वो देख लीजिएगा। एक मिनट, ये वाला। तो यहाँ मून की 2.4 है, मार्स की, उसमें क्योंकि मून और अर्थ की तो हम याद 11.2 ये तो याद कर लेते होते हैं। उनमें से बस आपने क्या करना बच्चे, एक रेफरेंस बनाना है, उसके कहना है इनकी कम होगी इसकी ज़्यादा होगी। तो वहाँ जो है ना, ये सारी याद आप कर भी नहीं सकते, आपको मैंने कल भी बताया था। अगर आप ये सारी याद करेंगे तो आप आपने अपना कोई अपना दिमाग में कोई 10 GB का कार्ड नहीं डाला होगा, जो आप जो भी स्टोर करा लें। अगर आप करेंगे तो आपकी बाकी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी, टाइम आपका डिस्टर्ब होगा। एक रेफरेंस बनाए, बाकी कहीं इससे कम है, यूँ कर लें कि मून की जो होगी वो अर्थ से कम है, तो 11.2 आपने याद की हुई है, तो मे भी वहाँ एग्जाम्पल्स के अंदर उसकी काफ़ी सारी 11 से ऊपर वैल्यू भी दी हुई हो, तो उनको आप कैंसिल कर दीजिएगा। आप कहीं 4.3 और इनमें से कम आप सही तुक्का तो लगाएंगे ना, ठीक है। अब ये चीज़ें याद नहीं होती तो इनको याद नहीं करना,
क्या बच्चे, इसके अलावा जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये मैं भी आपके साथ कर चुका हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको किसी ना किसी तरह जो है पूछा जाएगा, आपने इसको जरा ध्यान रखना है, ठीक है। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इसके अंदर अगर उसने लॉसेज वगैरह दे दी, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यहाँ पर ना हाइट भी पूछ ली जाती है, वेलोसिटी देके आपको हाइट भी पूछी जा सकती है। तो फिर क्या होगा बच्चे, एम एम के साथ कट गया, तो इस साइड पे हम क्या करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा हाफ हाफ जी, और ये मेरा वी स्क्वायर। ये आपने देख लेना, कोई हाइट वेलोसिटी ये वाली चीजें आई नहीं हो तो आपने देखना कि इंटर कन्वर्जन तो नहीं है इसमें। देखें ऊपर से बॉडी नीचे फेंक रहे होंगे, ये ऐसे ऊपर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर रहे होंगे, तो ये वाले फार्मूले कई जगह लग जाते हैं, आपने इसको याद कर लेना। इसके बाद बच्चे आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपको पता है कंजर्व होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये वाला इटसेल्फ इसकी डेफिनेशन आ जाती होती है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये टेबल जो है, ये टेबल कोई बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो है सारे इनके ओरिजिनल सोर्स सन है, एक मून है, जो यूनिक है वो याद कर लीजिएगा, बाकी सारे आप कह दीजिएगा कि ये सन है, एक नज़र देखना है बस, टाइम नहीं है ना आपके पास, तो आप बस नोट करते जाएं। अच्छा ये एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, और ये क्या है, एनर्जी फ्रॉम वेव, ये एनर्जी फ्रॉम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, आपने ये हाइडल के देखिए ना, थर्मल पावर, हाइडल पावर, ये सारे इसी के चलते हैं। हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो इन्हीं के ऊपर है। यहाँ एक जो है ना एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो सोलर कांस्टेंट है, वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, और इट्स पहले भी बहुत दफ़ा पूछा गया है, वो यहाँ पर है 1.4, सोलर एनर्जी, सोलर कांस्टेंट इसको कहते हैं 1.4 किलो वाट। अपना अब ये कहीं पर वहाँ किलो दिया होगा, कहीं किलो हटाया होगा, हो सकता है किलो की यूनिट ना दिए हो और आपको ऐसे करके पूछ लें, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा WM स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो आपने जो है ना इसको याद रखना है, ठीक है। ये पहले भी आपको याद होगा, लेकिन आपने इसको एक नज़र लाजमी याद रखना है। तो ये हो गया जी हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट है, आप एक नज़र इसको देख लीजिएगा। पहले भी आपको याद होंगे, देखने में कोई आपको 5 मिनट लगेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है इसकी। हाँ आप बच्चे कुछ कह रहे थे, न्यूमेरिकल जो है वो आप इनके जो शुरू वाले 1-2 कर लीजिएगा, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं है ना। तो अब ऐसे ही फार्मूला अगर आपको याद है, आप हाथ पाँव मार के वहाँ डाल के, अपने मैथ के भी तो करने हैं, वहाँ निकालेंगे। हाँ जो वर्क के ना न्यूमेरिकल आते होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया, अगर उसने मुश्किल देने होंगे तो ये ग्राफ वाले दे देगा, इसमें सारे बच्चे फंस जाएंगे। आसान देने होंगे तो वो सिंपल दे देगा, cos थीटा दे देगा, या हाफ वर्क पूछ लेगा, आपको ये नहीं बताएगा कि वर्क डन हाफ कहाँ पर होगा, कि यहाँ वर्क डन हाफ हो रहा है, फिर आपने हाफ से आपने ले लेना कि cos 60 है, ठीक है, cos 60 ले लेना, हो सकता है आपको ऐसे ना दे, या आपको क्या 86% वर्क डन हो रहा है, फिर आपने cos 30 ले लेना, या आपको कह रहा है cos 70% वर्क डन हो रहा है, तो फिर आपने cos 45 ले लेना है, ठीक है। हो सकता है आपको एंगल ना दे, इस तरह की आपसे बात कर ले। अब ये हमारे पास है जी सर्कुलर मोशन, ये मोशन है, हमने कल भी पढ़ रहे थे कि एक हमारे पास टॉ होता है और एक हमारे पास फोर्स होती है। सर्कुलर मोशन के अंदर हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, या एंगुलर मोशन के अंदर, एंगुलर मोशन और सर्कुलर मोशन में बच्चे क्या फ़र्क होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, एंगुलर और सर्कुलर मोशन में क्या फ़र्क होगा? में तो फिर एक्सिस वगैरह का कंसर्न होता है, और सर्कल में एक सर्कुलर पाथ होता है, उसके अंदर एक बॉडी मूव कर रही होती है, तो वो सर्कुलर मोशन का तो होगा। मसला तो नहीं है, अच्छा कोई सेंटर का मसला तो नहीं है, सेंट्रीपिटल जी फोर्स का सेंटर का ही मसला है, एंगुलर मोशन में एक्सिस आ जाएगा और सर्कुलर मोशन में एक्सिस का कोई खास कंसर्न नहीं होगा। सर्कुलर मोशन में क्या, एक सेंटर के इर्द गिर्द अपना मूव करेगा, वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो उसको बाउंड करेगी, और बाउंड क्या करेगी, इसका सेंटर भी जो है ना, इसका सेंटर भी जो है वो क्या होगा, फिक्स होगा, और वो क्या है, उसका सेंटर भी चेंज होता रहेगा एंगुलर का, वो अपनी पोजीशन भी शिफ्ट कर सकती है एंगुलर मोशन, कोई भी मोशन जो है ना वो एंगुलर। तो क्या सर्कुलर मोशन एंगुलर मोशन होती है?
सर जब वो अपने पाथ से निकल जाए, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जब अप्लाई ना हो रही हो तब वो एंगुलर हो जाती है। तो हम इसे कहेंगे कि हर सेंट्रीपिटल फोर्स एंगुलर होगी, लेकिन हर एंगुलर जो होगी वो सेंट्रीपिटल नहीं होगी। क्या ये बात ठीक है? सेंट्रीपिटल यस। हमारी यानी क्या कैसे सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो, तो हर सर्कुलर मोशन एंगुलर होगी, लेकिन हर एंगुलर जो है वो सर्कुलर नहीं होगी। क्या ये बात ठीक है? यस। यस सर। सारे सेटिस्फाई करते हैं इसको? सारे ओके करते हैं? यस सर। चलो ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन है, तो फिर यहाँ जारी बात है कि सेंट्रीपिटल वाला कंसेप्ट आ गया, सेंट्रीपिटल वाला आ गया तो सेंटर का आ गया, सेंटर का आ गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई, फोर्स आ गई तो क्या जरूरी है, जारी बात है कि फोर्स होगी तो एक्सीलरेशन होगी। जहां पर फोर्स होगी या फिजिकल टाइम में, अब सेंट्रीपिटल फोर्स भी बताना पड़ेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताना पड़ेगा। अब गए सेंट्रीपिटल वेलोसिटी क्यों नहीं बताई? फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट थी। यहाँ कोई चीज ऐसी फोर्स थी जो इसको बाउंड कर रही थी, कोई इसको फोर्स थी, बच्चे क्या कर रही थी, इसको बाउंड कर रही थी कि सेंटर के अंदर मूव, सर्कल के अंदर मूव करे। अब मैंने फोर्स इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, इसलिए मुझे, क्योंकि F इज इक्वल टू एम में अगर मैं कहूँ कि फोर्स एग्जिस्ट करती है, और वो जाहिर बात है कि बॉडी का मास तो एग्जिस्ट करता है, ऐसे तो नहीं, मासलेस बॉडी तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन F इज इक्वल टू एम में, एक्सीलरेशन वहाँ पर लाजमी होगी, इसलिए मुझे AC डिफाइन करनी पड़ी। तो कोई AC VC कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमें VC को डिफाइन नहीं करना पड़ा कि सेंटीमीटर वेलोसिटी क्या होगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि जब भी F आ जाएगा, अब यहाँ पर F टेंजेंशियल भी है, तो जाहिर बात है कि F टेंजेंशियल की वजह से A टेंजेंशियल भी है, फोर्स को टेंजेंट की तरफ भी लगती है। हाँ, ये जो पहले वाला इसका आ गया, ये बच्चे आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट इज, अभी यहाँ आप शायद आप एक कंसेप्ट आपने पहले इतने अच्छे से ना देखा हो, हम उसे देखते हैं कि एक डिग्री किसके बराबर होता है? एक डिग्री बराबर होता है कि अगर आप एक सर्कल के कितने करने, 360 पार्ट करने, तो ईच इंडिविजुअल पार्ट किसके बराबर होगा? 1 डिग्री के बराबर होगा। पाई, या जो ये हम क्या देते हैं रेडियन, एक रेडियन किसके बराबर होता है? रेडियन क्या चीज है? रेडियन के अंदर 57.3, या हम क्या देते हैं एक सर्कल 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अब पाई जो है बच्चे किसके बराबर है? पाई आप लोगों को पता 3.1। ये पिछली दफा भी पेपर में क्वेश्चन आया था कि पाई जो है रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो इसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ था, मैथ वालों को पता है, ठीक है। अच्छा ये देखें 2 पाई, ये 2 पाई है, या 2 पाई से क्या मुराद है? मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कोई 6.28 रेडियन बनते हैं। तो एक सर्कल के अंदर कितने रेडियन हुए फिर? 6.28, यानी एक बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। इस तरह बनते बनते 6 बन जाएंगे, और जो आखिरी वाला बनेगा ये बड़ा छोटा बनेगा, कितना? 0.28 बनेगा। तो इससे क्या हमें समझ आया कि एक रेडियन के अंदर फिर डिग्री कितनी आती है? डिग्री क्योंकि हमें पता है कि 360 आ रही हैं, 360 आ रही हैं, एक रेडियन के अंदर डिग्री जो है, एक सर्कल के अंदर 360 आ रही हैं, तो एक रेडियन के अंदर कितनी आ रही होंगी? एक रेडियन के अंदर डिग्रीज जो आ रही हैं 57.3 है। तो इसका क्या मतलब है? 57 लाइंस तो यहाँ पर सीधी सीधी बनेंगी, लेकिन जो आखिरी लाइन होगी वो बड़ी छोटी सी होगी। छोटी क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो रही, वो 0.3 0.3 बन जाएगी, वो मतलब 1 से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई या नहीं समझ आई? रिपीट कर दूं? मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी बच्चे, सर आ गई है ना? काइंडली एक दफा और रिपीट कर दें। बस चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये ना फिर आप जब लेक्चर में कोशिश, हमें थोड़ी देर का लेक्चर है, इसमें सो ना जाया करें, ठीक है। तो ये जो है ना पाई या एक रेडियन जो है, मैं कह रहा हूँ किसके बराबर है? 57.3 के। उसका मतलब एक रेडियन के अंदर 57 डिग्रीज आएंगी, 57 डिग्रीज आएंगी, 57.3, वो आखिरी 57.3 एक पूरी नहीं होगी, 58 नहीं है ना। और ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन से मुराद 6.28 रेडियन बनेंगे, 6 तो बनेंगे, 6 तो लाजिम बनेंगे, और ये आखिरी वाला ये छोटा सा बनेगा। ये हमें कहाँ से पता लगा? ये हमें पता लगा 1 डिग्री, 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होती है? 1 डिग्री जो बराबर होती है वो 1/36 पार्ट के बराबर होती है, 1/60, और ये वाला रिलेशन है। अब मैं आपसे अगर पूछूं
कि मैंने आपको ये तो बता दिया बच्चे, मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक रेडियन के अंदर 57.3 होते हैं। तो आप मुझे बताएं एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे, एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन आ सकते हैं? हाँ जी, एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन? एक डिग्री तो इटसेल्फ बहुत छोटी है, तो आप बताएं कितने आएंगे फिर? 7 होते हैं। हाँ ये जो है ना बच्चे 60 divided हाँ ये 6.28 जो है हमारा रेडियन जो है, इसको अगर मैं 360 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा क्या? 0.0175 रेडियन। हाँ, 0.0174। हाँ तो ये फिर देखें ना, इसको डिवाइड करने के बाद 0. अब जी आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैंने फिगर के साथ समझा दिया, तब अपना तस्वीर के साथ जो चीज़ आप फिगर के साथ बच्चे समझेंगे ना, वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी, वो कंसेप्ट आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, हाँ जी बच्चे, फिर एंगुलर हमारे पास आ गया, वेलोसिटी आ गया। एंगुलर वेलोसिटी, एक वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए बच्चे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डेल डी बाय डेल टी। और यहाँ पर जो डेल डी होगा वो क्या होगा? डेल डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को बताने के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है? दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो ये थीटा क्या चीज़ है? ये तो वही डिग्री है जो हमारा सर्कल, एक सर्कल के अंदर बनती है। ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है जो चेंज होता रहता है। सॉरी डिग्री ना कहें, इसको एंगल कहें। ये एंगल जो है एक सर्कुलर के अंदर चेंज होता रहता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो अपना एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। अब मैं कह दूं ओमेगा इज इक्वल टू बच्चे 2 पाई एफ है। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ जी बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ है। यस सर, हाँ जी। और ओमेगा तो डेल्टा फाई बाय अपना डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी भी है। दोनों बात बिल्कुल ठीक है। तो Yes, ये sir. क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क होगा बच्चे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी तो ओमेगा कहते हैं। हाँ जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी तो हम ये कहते हैं ना। ये हमारी जो एफ है, हमारी ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर वेलोसिटी के क्या यूनिट है? आप खुद बता दें, क्या मीटर पर सेकंड है? तो हाँ जी, हाँ क्या है इसकी यूनिट? क्या यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी? रेडियन पर सेकंड। हाँ रेडियन पर सेकंड। ठीक है, हाँ तो उसके क्या यूनिट है? साइकिल पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, Yes. तो ये दोनों डायमेंशनली बिल्कुल सेम चीज है। तो हम क्या है, इसको अगर पूरा रोटेशन ले रहे होंगे, पूरे साइकिल काउंट कर रहे होंगे, तो फिर ये क्या बनेगा? फिर ये हमारा बच्चे बन जाएगा एंगुलर। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा? एंगुलर। हाँ, फिर ये अगर हमने पूरा लेना तो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगी? हमारी वेलोसिटी। अगर हमने इसको पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं लेना, तो ये बात भी आपको समझ आ गई। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या चीज होगा? ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए बच्चे क्या चीज चाहिए हमें? एक्सीलरेशन लीनियर के लिए क्या चाहिए था? डेल v बाई डेल टी। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए होगा? जाहिर बात है कि डेल w बाई डेल टी। ठीक है, डेल w बाई डेल टी। और इसको हम जाके अगले यूनिट में भी देखेंगे, तो इसको फिल वक्त जो है हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। ये क्या एंगुलर एक्सीलरेशन है? एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा भी कहते हैं। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कराने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? लीनियर को कराने के लिए तो मुझे फोर्स चाहिए थी। वो क्या था? फोर्स है, तो यहाँ मुझे एंगुलर भी बताना पड़ेगा। इसको कराने के लिए बच्चे मुझे क्या चाहिए होगा? अल्फा। अल्फा को मैंने प्रोड्यूस कराना है, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो जाहिर बात है कि यहाँ पर कुछ फोर्स भी तो होगी। वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। एक हमारे पास फार्मूला था ना, F इज इक्वल टू ma। इसका कोई फार्मूला है अल्फा वाला? हमने कहते फोर्स जो है,
हाँ जी, तो टॉर्क इसके लिए बच्चे हमें चाहिए होगा टॉर्क। अगर ये होगा इसका मतलब है, अगर अल्फा है तो इसका मतलब है टॉर्क भी है। Yes, अगर sir. अल्फा है Higher. तो इसका मतलब है टॉर्क भी है। ठीक है, अगर मैं कह दूं एक बॉडी जो है वो क्या है, हाँ, वो कांस्टेंट किससे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका टॉर्क क्या होगा? 0। हाँ, तो टॉर्क जीरो आपने कैसे कहा बच्चे? क्योंकि आपको पता लग गया उसका अल्फा जीरो होगा। अच्छा, अब मैं Yes. एक और बात भी कर देता हूँ, एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म अब वर्ड सुनिएगा, यूनिफॉर्म किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका टॉर्क क्या होगा? अब ये जो बच्चा बताएगा उसे मिलेगा इनाम। कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट क्यों? Alpha. Alpha क्योंकि भी सर अल्फा उसका कांस्टेंट होगा। हाँ, क्योंकि अल्फा उसका कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे कांस्टेंट होगा? ये बात हमने कल पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी Yes. कि जो स्लोप बनेगा, ये वाला स्लोप, ये यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि ये कांस्टेंट कांस्टेंट है। होगा। यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर चीज क्या कांस्टेंट है? यहाँ पर ये जो हमारी वाई एक्सिस पे जो लिखी हुई, जो भी चीज लिखी हुई है वाई एक्सिस पे, वो कांस्टेंट है। अगर मैंने ये ओमेगा लिख दिया तो ये ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, ओ सॉरी, ये ओमेगा जो है यहाँ पे, ये क्या, ओमेगा यूनिफॉर्म है। और ये जो स्लोप बन रहा है, स्लोप क्या बन रहा है? दैट इज ओमेगा बाय टी। स्लोप है यहाँ ओमेगा बाय टी, दैट इज स्लोप, इसका कांस्टेंट है। और अल्फा, अल्फा जब कांस्टेंट हो गया तो ये मेरा टॉ कांस्टेंट हो जाएगा। अब दोबारा क्वेश्चन सुन ले, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो मे बी वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों साइड पे हो सकती है। यूनिफॉर्म इसके अंदर चेंज आ रहा है, उसका टॉर्क क्या होगा? उसका टॉर्क कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं ओके कांस्टेंट सर। एंगुलर, सबको समझ आ गई? सबको समझ आ गई ना? हम आगे यस मूव कर रहे हैं, ये यस बातें हम सर। पहले कर चुके हैं। जिनको नहीं समझ आएगी वो फिर कल वाला लेक्चर लें, उनको फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हम आगे चलते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, ये क्या होता है? ये आपको पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू आर, रेडियस के साथ अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, अपना रेडियस के साथ ओमेगा को, एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो इधर से क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। ओमेगा के यूनिट क्या थे? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब बच्चे मुझे आप बताओ, रेडियन की डायमेंशन क्या है? कोई भी नहीं है सर। कोई भी नहीं है। जब रेडियन की डायमेंशन कोई नहीं होगी तो फिर ये क्या है? आर की डायमेंशन यहाँ पर इंक्लूड होगी, फिर ये मीटर पर सेकंड बनेगा। ठीक है ना बच्चे? तो इस वजह से आर यहाँ पर आया है, इस वजह से आर यहाँ पर आया, अदरवाइज इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो आप यूं भी इसको देख सकते हैं, मैथमेटिकली भी प्रूव्ड है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। एंगुलर, ये जो है ना लीनियर एंगुलर ये इक्वेशन है, ये कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आ जाए तो कोई मसला नहीं है, आपको आनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड या मैट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ से न्यूमेरिकल लाजमी आएगा बच्चे, कहीं ना कहीं करके आपको, तो आपने इसका न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का भी आ सकता है और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी आ सकता है। अगर आप गौर से देखिए, अल्फा अपना ये ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एफ इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ सिर्फ ये, क्योंकि ये जो एक हम पढ़ के आए अल्फा, एक ही हम पढ़ रहे हैं एक्सीलरेशन। यहाँ पर देखिए आप वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बाय आर है। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में अल्फा बच्चे क्या एंगुलर फर्क है? एक्सीलरेशन है, अल्फा हाँ, जो है वो और ये एंगुलर लीनियर में, एक्सीलरेशन है, हाँ और ये लीनियर एक्सीलरेशन। हाँ, हमने इसे लीनियर की टर्म में लिखा हुआ है। इसको हम ओमेगा की टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वी की जगह मैं क्या पुट कर दूं? आर ओमेगा। मैं ये की जगह अगर मैं पुट कर दूं आर ओमेगा, तो फिर ये आर बन ओमेगा। जाएगा मेरे पास ओमेगा, ये मेरे पास एंगुलर अल्फा बन जाएगा। तो वो अल्फा क्या बनेगा? अल्फा किसके बराबर हो जाएगा अगर मैंने देखना हो तो? वो किसके बराबर हो जाएगा? आर वी आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए।
तो आपसे यूं भी पूछा जा सकता है आपसे एफ, इसके साथ अगर मैं एफ को, एफ यहाँ पर मैंने निकालनी, एम को मल्टीप्लाई कर दूँ एम वी स्क्वायर बाय आर, तो मेरे पास क्या बनेगी एफ सी और सेंट्रीपिटल। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आएगा, गाड़ी दी होगी, उसका मैथ्स दिया होगा, और जब आपसे ऐसे बातें कुछ कर रहा हो तो समझ जाइएगा कि वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, हाँ ये देखें, और उसी के जो हमने आर ओमेगा को निकाला था अल्फा के, उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी एफ ऑफ सी निकालने, दो फार्मूले होंगे इसके, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों तरह से निकल सकता है, कोई बड़ी इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। अच्छा ये बच्चे, ये चीज़ें आ गई थोड़ी सी टफ, और इस टफ को क्या कहते हैं कि ये बच्चों को लगती हैं बहुत ही मुश्किल, और इस बहुत मुश्किल का हल क्या है? बहुत मुश्किल का हल यही है कि आप क्या कर लें कि आप इसको, इसका फार्मूला याद कर लें, इसकी काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ फार्मूला याद कर लें, तो रीड करने की इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आई इज इक्वल टू आई अल्फा तो मैं समझा चुका हूँ ना आपको, तो यहाँ पर कहाँ है इनका न्यूमेरिकल है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी आगे है शायद, रिंग और होप और उनके बारे में पूछ लेते होते हैं। ठीक है न्यूमेरिकल, वो आ गया सर। आ गया न्यूमेरिकल, तो आ गया। अच्छा बच्चे आपने फार्मूला याद कर लेना, वो वहाँ से वेलोसिटी निकालने का, ये एनर्जी से निकाला हुआ है, वो हल्का सा याद कर लीजिएगा, रिंग और हॉप वाले के लिए देख लीजिएगा उनकी क्या क्या हमने लेनी है। तो दिस इज नॉट, अच्छा ये क्योंकि मुश्किल है, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा नहीं आता। ठीक है, अगर बाकी चीज़ें आसान आएंगी, अब याद रखिएगा, जब बाकी चीज़ें पूरा पेपर आसान होगा तो फिर ये वो डालेगा, और उसने पहले ही वो ग्राफ शराफ दे दिए तो फिर तो बच्चे यहाँ पर पजल हो जाएंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बच्चे एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने जो भी की थी, वो है यहाँ पर एल, एल इज एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम क्या, लीनियर तो हम पढ़ के आए थे, अब देखिए लीनियर के साथ सिर्फ आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास चीज़ें एंगुलर होती जा रही हैं। ठीक है, लीनियर के साथ आर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास चीज़ें एंगुलर हो रही हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है, वही जो लीनियर मोमेंटम के अंदर काम था। अगर अब मेरे पास बच्चे एक यहाँ पर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ इसने पॉइंट, और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। अगर आप इसको देखें कि यहाँ इसकी स्पीड कहाँ सबसे ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन पूछता है कि वो जो अपने आप को रोल कर रहा है कौन सी पोजीशन पे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्या कहते हैं सर जब वो रोल करेगा, रोल करेगा, रोल करने में स्पीड उसकी कैसे ज़्यादा हो जाएगी? क्योंकि उसकी तब जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम कैसे होगी बच्चे? रेडियस कम होगा। सर रोल हाँ करने जी, में इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि उसका सारा मैथ सेंटर में आ जाएगा। मैथ सेंटर में आ जाएगा। यूँ भी कह सकते हैं, रेडियस से भी क्या कह सकते हैं, जैसे ये बच्चे रेडियस रेडियस की बात कर रहे हैं, हो सकता है रेडियस से? नहीं सर। नहीं हो सकता। अच्छा नीचे वाले एग्जांपल सर देते हैं, फिर हमें थोड़ा सा। हाँ जी बच्चे, आपने जूसर में कभी शेक शुक बनाते होंगे, अगर मैं उसके अंदर अपना बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, मटेरियल बढ़ा दूं, तो क्या उसकी स्पीड अप होगी या स्पीड डाउन होगी? अगर मैं उसके अंदर मटेरियल उसके अंदर डाल दूं तो डाउन। डाउन हो जाएगी। हाँ डाउन क्यों होगी? है सर। उसमें मटेरियल हाँ, मास क्योंकि बढ़ जाएगा सर, हाँ मास मास बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। हाँ ये वाला, ये फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, ऊपर भी यही फार्मूला लग रहा है। ठीक है, अगर मैंने आई बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या है, उस साइड पे ओमेगा जो है वो कम हो जाएगा। आई बढ़ा दिया तो उस साइड पे ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मैं क्या कहता हूँ कि वो जाहिर बात है कि वहां पर आई मैंने देखना है कि आई इसका कम कहाँ पर होगा, जहाँ आई इसका कम होगा, इनर्शिया जहाँ पर इसका कम होगा, या जो बच्ची बात कर रही थी कि सेंटर, इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो इसका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, तो वो कौन सा पॉइंट है, वहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, जहां पर इसका इनर्शिया कम हो जाएगा, और ये एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये वाला मेरे ख्याल ये वाला पॉइंट है। हाँ बच्चे, स्पीड इसकी कहाँ पर बढ़ेगी, ये सबसे एंड वाला पॉइंट। सर 5 नहीं होगा?
5 1 2 3 4 5 एक सेकंड, जहाँ पर इसने यहाँ से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आई थिंक सो इनर्शिया बिकम्स अच्छा The मैं चाहिए ना driver एक नजर, pushes. हाँ कहाँ लिखा हुआ है द ड्राइवर पुशेस, ये यहीं पर कहीं लिखा हुआ है इसने, वहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है और इसी Figure अकॉर्डिंग 5.13 पांचवी छठी लाइन है. सर फॉर्मूला के नीचे हाँ अच्छा, the driver That's the driver. they must spin faster when the moment of inertia becomes smaller to conserve angular momentum, वही कह रहा है कि I जो है वो कम होगा, this enable the driver to exert extra some result। अच्छा जी, इसने पोजीशन नहीं बताई हुई, इसकी पोजीशन जो है axis of rotation, this is the axis of rotation will not change its rotation। तो यहाँ पर असल में ना ये देखें, ये 3 पॉइंट हैं, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये ऐसे पॉइंट हैं, इनकी जो है ना पोजीशन कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट और सर एक ये स्पीड वाला, फास्टर तब होगी जब हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो स्मॉल होगा। हाँ, और moment of फॉर्मूले के inertia। बिल्कुल ऊपर उन्होंने लाइन लिखी हुई है कि जब ड्राइवर अपनी आर्म्स को और लेग्स को सबको क्लोज कर लेता है तब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम होता है। इट्स मीन कि वो फास्टर मूव कर रहा है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों में, ये वाली फिगर में उसने अपनी आर्म को क्लोज कर लिया है, यहाँ पर जी, ज्यादा होगी, हाँ जी। यहाँ पर ज्यादा होगी, यानी ये जो यहाँ है से ना, लेके ये थर्ड फिगर्स में हाँ, उसकी स्पीड third फास्टर figure होती जा रही है। हाँ जी फास्टर होगी, ठीक है। तो एंड में तो रीजन क्या सबसे है, फास्ट हो एंड में उसने अपने हाथ को खोल एंड दिया पे ना, तो वो ऑलमोस्ट स्विमिंग पूल के पास चला गया ना, वो हाँ। तो उसकी स्पीड। हाँ जी, तो वो उसने अपनी एंड में स्पीड खोल दी है तक। चौथी पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगी। हाँ चौथी पे आप यहाँ पर कह सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में, यहाँ से लेके आप कहेंगे इंक्रीज होगी ना, इस पोर्शन में, जी इस पोर्शन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यस सर। तो वो समझदार है, क्योंकि उसने अपने हाथ क्यों खोल दिए कि अगर वो इसी तरह जाता और मे भी पॉसिबल है कि उसका जाके नीचे सर लगता, ठीक है। अगर वो अपने आप ना खोलता तो मे भी ऐसे जाके उसका हेड नीचे जाके लगता और वो चला जाता, अगर वो गहरा ना होता अपना स्विमिंग पूल तो जाके नीचे उसका सर लगना था, सर लगने से मे भी वो वापस ऊपर कभी आ ही ना सकता। तो ये स्टाइल होता है जो स्विमिंग पूल पे जाते हैं ना, उनको इसके बारे में पता है। हाँ, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये आपने थोड़ी सी देख लेनी है, इसमें एंड में जो फार्मूला है उसको जरा देख लेना है। दिस इज ओके फाइन, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा मुश्किल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आता है, इसके ना डायमेंशन भी पूछी जाती है। अब डायमेंशन निकाल लेंगे इसकी, L इज इक्वल टू आई ओमेगा निकाल लोगे बच्चे। और भी तो आपके पास पाथ है, वो कौन सा है, L इज इक्वल टू आर पी, ये आपको पता है। आर की आप साथ मल्टीप्लाई, आर के मीटर मल्टीप्लाई कर देना, लेंथ यानी एल को मल्टीप्लाई कर देना, तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे। एक और चीज़ है, v इज इक्वल टू जी और आर, ये कौन सा भी फॉर्मूला, ये कहाँ से निकला है? सर एस्केप हम निकाल रहे थे, हाँ वहाँ पर 2gr थे, यहाँ पर gr हो गया, एस्केप वेलोसिटी में 2gr था। सर एस्केप वेलोसिटी में था जी सर। यहाँ पर 2 को इग्नोर कर दिया, क्यों इग्नोर कर दिया होगा 2 को? सर हाफ हो सर क्योंकि गया। नंबर्स की डायमेंशंस नहीं होती शायद, नंबर की डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया। सर एफ जी इज इक्वल टू एफ सी करें तो उसको हल करके ये आ जाता है, हाँ। तो एक और बात, ग्रेविटेशन और सेंट्रीपिटल इक्वल कर। ग्रेविटेशन और सेंट्रीपिटल को करें तो ये वहां से निकाला हुआ है, ठीक है। तो जी आर जब ग्रेविटेशन और सेंट्रीपिटल होगी तो ये वहां से निकलेगा, वहां से। और वो कैसे, कौन सी वाली ग्रेविटेशन कौन सी है, हमारे जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे एम जी सीधा एफ जी, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम जी, हाँ अच्छा फोर्स को, ठीक है, फोर्स को बराबर कर रहे हैं, एम जी ये वेट के बराबर, और यहाँ पर हम इसे क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल। हमारा बचा था एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये जी यहाँ से इसने ड्राइव किया और निकाला हुआ है। इसका मतलब है ये वाला रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वहीं से निकला हुआ है। जब भी आप ऐसे बात कर रहे हो गाड़ी वेट वगैरह, तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर पहुंचे। एक ये वाला, एक ये कंसेप्ट, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
कौन सी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वहां से ये एमसीक्यूज आपको लास्ट में आएंगे। ठीक है, इस फार्मूले को आपने खींच खींच के आगे पीछे वेलोसिटी जहां पर भी आ रही हो ना आपने ये देखना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत दफा आता रहा है और अब भी यहाँ से आने के चांस हैं कि अपेरेंट वेट और रियल और अपेरेंट, यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, बस एक चीज आपको याद आनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तब टेंशन का क्या फार्मूला है, अब जब बॉडी नीचे जा रही होगी तब टेंशन का क्या फार्मूला है। अगर आप टेंशन का फार्मूला याद कर लें तो आपको कोई मसला नहीं है। जब ऊपर जा रही होगी टेंशन बढ़ेगी तो W + ma कर दें, यस और जब नीचे जा रही होगी तो W - mg कर दें। ठीक है, जब फ्री फॉल होगी तो A जो है वहां पर क्या हो जाएगा, वो W के बराबर हो जाएगा, तो वो A जब होगा वहां पर G के बराबर हो जाएगा, तो वहां पर बच्चे क्या हो जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगी फ्री फॉल में। फ्री फॉल में टेंशन 0 हो जाती है, हम कह देते हैं वेटलेसनेस आ जाती है। ये दो चीज़ें, ये दो फार्मूले याद कर लें। जब भी आपको कह रहा होगा ये जी ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है तो क्या होगा, टेंशन, जो टेंशन के बारे में पूछ रहा होगा, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के बारे में पूछ रहा होगा। ठीक है, तो ये फ्री फॉल कहाँ पर होगा, तो जाहिर बात है कि आपने चीज़ें कर लेनी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, दो फार्मूले आपने इसके कर लेने। वेटलेसनेस सैटेलाइट के अंदर भी आती है, जाहिर बात है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है। ये जो है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये जो है ना एज इट इज जो है फार्मूला पूछा गया है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पूछा गया है, इसको आपने याद कर लेना। एज इट इज फार्मूला पूछा गया, वहाँ पर कई दफ़ा ऐसे है कि स्मॉल एम भी यूज़ किया हुआ था, GMM/R किया हुआ था और स्केयर कर दिया था, तो ये क्या है, सिर्फ एक रट्टे के तौर पर उन्होंने पूछा हुआ, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पूछा हुआ। ठीक है, इवन जो है ना ये MS लेवल के ऊपर भी क्योंकि फार्मूले भूल जाते हैं तो वो इस तरह करके पूछ लेते हैं, आपने इसको याद रखना है। और ये व्यूज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर सारी ऐसी थ्योरी है तो बच्चों को ऐसे समझ नहीं आती, और ये ना वैसे भी पढ़ते हुए छोड़ देते होते हैं, और इसमें से क्वेश्चन भी वो पूछता नहीं होता क्योंकि एक डिबेट है ये। ठीक है, एक डिबेट है और इस डिबेट का कोई आपको सर पैर बच्चों के लेवल को समझ नहीं आता, तो ये कभी भी लॉन्ग में भी नहीं पूछा गया। बच्चे ने वैसे जुबानी ज़बरदस्ती तो याद किए हैं। तो अब हमारे पास है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स का जो पहला टॉपिक है दैट इज विस्कस ड्रैग स्टोक्स लॉ, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जी उसने निकाली हुई थी किस चीज़ की, विस्कोसिटी की डायमेंशन, जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चे एक चीज़ हम और डिस्कस कर रहे हैं कि अब एक बॉडी जो है वो फ्री फॉल होगी, या एक बॉडी फ्री फॉल कह रही है, एक बॉडी फॉल कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी। इसकी सर दोबारा पूछिए। एक बॉडी जो है मैंने कहीं से गिराई है, कहीं से नीचे आ रही है, फ्री फॉल कंसीडर करने चले उसे, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी। सर यूनिफॉर्म होगी ये कांस्टेंट नहीं होगी चलिए अभी हम देख लेते हैं। सर यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म होगी। यस और नीचे आते हुए यूनिफॉर्म होगी सर। उसकी इंक्रीज सर करेगा। पहले यूनिफॉर्म होगी, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि वो जी कि जो हो कांस्टेंट होगी? नहीं यूनिफॉर्म, जब वो टर्मिनल अच्छा, पे पहुंच जाएगा तो तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था बच्चे, हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था? सर जब उसकी G के बराबर हो जाएगी तो फिर तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। वही ना, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ चले, तो हमने एक पढ़ा था concept कि जब पढ़ा था। एक्सप्रेशन कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो हाँ मुसलसल जी, बढ़ेगी good, जब तक वो गुड अटेन नहीं करता। गुड। एक बच्चा पहुंच गया वहां पर कि जब हमने हमारी जो जी है, हमारी एक्सीलरेशन है, बच्चे वो क्या हो जाए अगर हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चेंज वेलोसिटी है। हाँ जब हमने पढ़ा था ना बच्चे, क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बच्चे, एक्सीलरेशन हमारी कांस्टेंट है, तो हम क्या कहते थे, हमारी वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म जैसे ये होगी। ग्राफ, हाँ ये ग्राफ याद करें, जब ये फ्री फॉल होगी तो हमारी जो होगी वो ठीक है। तो यहाँ मतलब एक्सीलरेशन हमारी, एक्सीलरेशन की सर क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, मतलब एक्सीलरेशन 0 होगी, यूनिफॉर्म होगी। जब वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म होगी तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। 9.8 होगी। अब सर पूछेंगे फ्री फॉल बॉडी में, तो फ्री फॉल बॉडी में एक्सीलरेशन जी के इक्वल हो जाता है, इसलिए वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। जी कांस्टेंट है ना बच्चे,
जी कांस्टेंट जी है तो सिंपल। फिर हाँ जी ये मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ जी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। इसी तरह ये टर्मिनल वेलोसिटी भी इसी कंसेप्ट से निकली हुई है, ठीक है। जब आपको इसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं नेट फोर्स जो है वो जीरो कर दूं तो वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, मैं जब नेट फोर्स को जीरो कर दूंगा तो इसका क्या मतलब होगा? एक्सेलरेशन जीरो एक्सीलरेशन जीरो। वो कौन सा एक्सीलरेशन होगा जो जीरो होगा? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स वाला तो नहीं होगा। हाँ अच्छा बच्चे, क्योंकि इनका स्मॉल बहुत साइज, इसका साइज जो है ना बहुत स्मॉल होता है। जो फॉग है ना फिर हमें क्यों नजर आती है? क्योंकि साइज बहुत स्मॉल है। ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज नहीं होती। हम कहते हैं कि जो और फोर्स है नेट फोर्स उसे हम कहते हैं वो जीरो हो गई, तो वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स के बराबर आ गया। ड्रैग फोर्स कौन सी है? वो जो खींच रही है उनको नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो उनके बराबर आ जाएगी तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि ये हवा में सस्पेंड है, ठीक है। और वी टर्मिनल का ये आपके पास फॉर्मूला है। ये सर भी आपकी आपको आवाज कभी बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? अच्छा जी, अब ठीक आ रही है? नहीं सर अभी भी हाँ चलें ठीक है। तो ये वी टर्मिनल का फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा आपने याद कर लेना है। ये अगर आप देखें तो आपने पीछे याद किया हुआ है किसका? फोर्स का। लेकिन फोर्स ऑफ वेलोसिटी का आपको जो है ना P इज इक्वल टू एफ, ये करा के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। चलें रहने दें, आप वी टर्मिनल का ही फॉर्मूला जो है कि याद कर लीजिएगा, ठीक है। इट्स ओके। अच्छा, ये दो फार्मूले हैं यहाँ पर। अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं कि वी टर्मिनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और वी टर्मिनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये तो बड़ा मसला नहीं हो गया? सर ये मैथ्स के अंदर से भी एक रेडियस निकलता है वॉल्यूम के फॉर्मूले से। तो वो पूछते हैं कि भाई ये क्या करना चाहिए? वी टर्मिनल आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या आर स्क्वायर का सर आवाज कट रही है। मतलब डेंसिटी इक्वल होती है जिसकी वजह से मैथ्स के अंदर से एक रेडियस निकल आता है। नहीं, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? नीचे वाला आर या स्क्वायर ऊपर वाला, वाला? आर स्क्वायर वाला नीचे वाला। हाँ, क्योंकि जो हम ड्रॉप डिस्कस कर रहे होते हैं वो क्या होता है, उसके अंदर वॉल्यूम जो होता है वो हम स्फीयर के फॉर्म में ले रहे होते हैं। जब स्फीयर के फॉर्म में ले रहे होते हैं फिर हमारे पास ये वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ये हमने लेना है, ठीक है बच्चे? ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद है फ्लूइड का फ्लो होना। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको, लेकिन इससे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से लाजमी क्वेश्चन आएगा। कैसे? कोई कंसेप्ट डाल के पूछ देंगे एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। कोई इसके अंदर आपको रॉकेट साइंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट मैंने पिछले साल भी देखा है ये पेपर के अंदर जो क्वेश्चन था, ठीक है। मे भी उससे पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आप लिख लेंगे अगर छठे चैप्टर से दिया तो उसमें आपके पेपर में देने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि 6 पेपर है ना, तो किसी ना किसी पेपर में तो आएगा। तो आपको इसमें अरेंज भी करना आता है, रीअरेंज भी करना, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो क्या है, उसने 2 चीज़ें दी हुई होंगी, 3 चीज़ें दी होंगी, रीअरेंज करके वेलोसिटी निकाल लीजिए। नहीं, न्यूमेरिकल जो है ना थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। ये बस सिंपल चीज़ें जो 2 मिनट में हो जाती हैं। आप ऐसे देख लीजिएगा खोल के ना। असल में जब आप फॉर्मूला आपने बड़े अच्छे से देख लिया होगा ना, याद कर लिया होगा, तो फिर आप बैठे बैठे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट भी, फिर आपको स्टेप पूरे नहीं करने, आपको 5 नंबर नहीं लेने, तो कुछ शुरू के 3-3 4-4 कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, बर्नौलीज इक्वेशन में आपको जो है बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। इसकी एप्लीकेशन से आपको एमसीक्यूज आएंगे, आपको कहाँ से आएंगे? इसकी एप्लीकेशन से एमसीक्यूज आएंगे। और वो कौन से होंगे? वो ज़ाहिर बात है कि आपको ये याद करना है, ये टॉर्शस थ्योरम, ठीक है। V इज इक्वल टू, अगर आप ये देखें V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ हमने पढ़ा था? जहाँ MGH इज इक्वल टू हमने की थी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर की थी। अब हाइट यहाँ 2 आ गई, जब हाइट का डिफरेंस और फ्लूइड हो तो हमने टॉर्शस थ्योरम लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास कौन सा है? स्पीड एंड प्रेशर फ्लूइड, इसका भी जो आपने इसको भी आपने बहुत ज़्यादा किया। टॉर्शस थ्योरम एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, दूसरा टॉर्शस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये भी कर लें तो इटसेल्फ कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो नेक्स्ट टॉपिक इसका आ रहा है, ये जो वेंचुरल रिलेशन है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। वेंचुरल रिलेशन इज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एंड टॉर्शस थ्योरम इज ऑल अबाउट द difference of the height,
ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने याद रखने, आपको चीजें भूलेंगी। वो H1 माइनस H2 देखना है, यहाँ पे P1 माइनस P2 देखना है। P आपको पता है यहाँ आप क्या लेते हैं, ऐसे रो V हाफ रो V स्क्वायर, जैसे हाफ M V स्क्वायर लिया करते थे, M को यहाँ V अपना रो से कंसीडर करते थे, क्योंकि रो जो है डेंसिटी है, इसका मैस हम ले ही नहीं सकते लिक्विड का। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपके पास क्या है, ब्लड फ्लो। यहाँ पर क्या है आपको पता होना चाहिए कि डायसिस्टोलिक और अपना सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्या होता है। मेडिकल वालों के लिए तो बड़ी आम सी बात है, लेकिन ये जो है ना यहाँ में कई दफ़ा, कई एक नहीं बहुत दफ़ा 1 टॉर इज इक्वल टू 13.3 mm स्क्वायर ये करके दिया हुआ था। ठीक है, 1.33 इसको करके, यानी इसको 0.13 यानी किलो में कन्वर्ट करके, आप समझ लें, ये चेंज करके आगे पीछे करके दिया हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लें, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सिस्टोलिक जो है 120 और ये नहीं, हाँ कि हमारा क्या आना चाहिए 75 to 80 होना चाहिए, और नीचे जारी बात है ऊपर क्या होना चाहिए 120 बाय। हाँ जी, ये हमारा बीपी जो है ये नॉर्मल होता है, ये रेंज उसने दी हुई है। ठीक है, अच्छा इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका बच्चे प्रिंसिपल क्या है, इस बीपी मेजरमेंट का या ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का प्रिंसिपल क्या है, इसके बैक एंड पे क्या लगा हुआ है। वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर यानी इसके अंदर वेंचुरीमीटर से मुराद है प्रेशर का डिफरेंस ले रहे हैं। हाँ, दिस इज द पॉसिबल। ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है ना एक्चुअली 2 दफ़ा यानी जो पंप करता है, एक सिस्टोलिक में एक दफ़ा वो करता है कंप्रेस करता है, और एक दफ़ा में आपको एक्सपैंड करता है, फिर कंप्रेस फिर एक्सपैंड। तो दोनों का डिफरेंस जो है ना तो प्रेशर का डिफरेंस होता है। ऐसे ही है ना, बायो वालों को ज़्यादा पता होगा, मैं फिजिक्स का इतना ज़्यादा नहीं मुझे पता है ना। पंप में ऐसा होता है ना, एक दफ़ा वो कर रहा होता है अपना कंप्रेस, एक दफ़ा खुद को एक्सपैंड, तो ये जो है ना फिर एक दफ़ा प्रेशर कोई और होता है, दूसरी दफ़ा कोई और प्रेशर होता है। तो यूँ आप कह सकते हैं मे बी वेंचुरी इज द मोस्ट कॉमन। एक और बात बची, यहाँ पर भी कई दफ़ा पूछी हुई है कि ब्लड हाईली 50% ऑफ नहीं रेड ब्लड, यहाँ पर पूछा जाता है कि ब्लड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल से याद आया कि हमें आइडियल फ्लूइड का लाजमी पता होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं, ये हम बात छोड़ रहे हैं। तो आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं, स्ट्रीमलाइन और इर्रेगुलर, ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, ये वाली बात भी हमने यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी छोड़ दी है, तो हमें पता होनी चाहिए कि आइडियल फ्लूइड की क्या डेफिनेशन है। द फ्लूइड इज द नॉन विस्कस। ठीक है, ये आपके पास आ गया। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, द फ्लूइड इज मोशनली स्टेडी। ये आपको 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रीमलाइन और इरेगुलर ये दोनों वैसे डेफिनेशन के तौर पर आपको पूछे जाते हैं, याद रखिएगा ये पूछे जाते हैं। स्ट्रीमलाइन सीधा और इरेगुलर जो उसकी मोशन है रैंडम मोशन। ठीक है, ये वाला यूनिट भी आप इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएंगे, जाहिर बात है कॉन्सेक्वेंशियल रिलेशन और टॉर्शस थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल का ज़्यादा चांस है। अब एक और जो कंसेप्ट है जो हम आखिर में यहाँ पर मिस कर रहे हैं वो क्या है, हाँ उसके जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। वो क्वेश्चन क्या है, पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर, क्या उसको कोई खतरा है। ये क्या रीजन है अभी कि वो ट्रेन की तरफ पुश होगा या नहीं होगा, ये वाला कंसेप्ट कहाँ लिखा होगा तो इसके अंदर। ट्रेन की तरफ पुश होगा, वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से। एक ट्रेन आ रही है, समझे यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, बंदा खड़ा हुआ है, इसके बीच में कोई एयर थी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक एयर थी और इसके पीछे भी एक एयर थी। होगा क्या, होता क्या है बच्चे, जब दो यहाँ पर इनके दरमियान वेलोसिटी बढ़ी है तो यहाँ पर जो प्रेशर है ये वाला प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया। सर ट्रेन के जो साथ हुआ है वो क्या कहते हैं उसकी स्पीड ज्यादा, वहाँ प्रेशर कम होगा, और जो इंसान की स्पीड ज्यादा, इनके दरमियान जो प्रेशर जो है ना यहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो जहरी बात है कि यहाँ सिर्फ प्रेशर कम हुआ, यहाँ ज्यादा नहीं हुआ, पीछे वाला प्रेशर कांस्टेंट रहा है। ये जो हम तो कंपैरिजन में कह रहे थे ना ज्यादा हो गया, हाँ लेकिन क्या है इसे पुश लग गया, इसे पुश क्यों लगा, आगे का कम हो गया। ठीक है बच्चे देखो ना, एक चीज ऐसे लेवल पे पड़ी हुई थी, एक साइड का मैंने लेवल नीचे कर दिया, एक साइड का मैंने, तो जहरी बात है कि चीज उस साइड पे गिर जाएगी ना। वाटर लेवल के ऊपर पड़ा हुआ था, एक साइड पे मैंने क्या कर दिया, होल कर दिया या उसको नीचे डाउन कर दिया, तो दूसरी तरफ पुश हो जाएगा। ये बात है, और यही बात कहाँ पर लगती है, तो एक तो और एमसीक्यू जहाँ पर बन सकता है, वेयर
अपना स्पीड इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, और ये अपना उसमें भी लगता है हमारी क्या कहते होते हैं बच्चे, स्पिन, गेंद को जब हम मूव कराते हैं, फास्ट बॉलर जो मूव करा रहा होता है तब भी ये वाला प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, तो ये जहाँ से भी एक एमसीक्यूज बच्चे आपको पूछा जा सकता है। थर्ड इसके बाद आगे आज हमारा जो है टाइम 3:30 है, आधा घंटा हमारे पास पड़ा है। तो उसके बाद जो है ना बच्चे हम ऑसिलेशन, और ये चीज़ें हम कर चुके हैं, जो चीज़ें मैं कर चुका हूँ ना आपको करवा चुका हूँ, तो फिर हम उसको ज़रा थोड़ा सा तेज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑसिलेशन में क्या है कि एक ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज़ें कह रहा हूँ मूव कर रही हैं, किसी अकॉर्डिंग मूव करेंगे, और वो क्या हुक्स लॉ क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि ये जी एक बॉडी को मैंने मूव कराया, आगे पीछे मूव कर रही है, कैसे आगे पीछे मूव करेगी, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्यों मैंने इसे खींचा तो इस तरफ था, इसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइन की वजह से इस तरफ है, और ये मूव कर रही है, तो ये कहलाएगी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या हर हार्मोनिक मोशन या हर मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन बन सकती है? इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए रूल क्या है कि एक मोशन को मैं डिफाइन करूँ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कौन सा रूल बनेगा इसके लिए? क्या रूल बनेगा? मैं पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा रूल अप्लाई होगा, वो कौन सा प्रिंसिपल है या वो कौन सा लॉ है जो डिफाइन करेगा कि ये जो मोशन है ये हार्मोनिक है, सिंपल हार्मोनिक है या नहीं? सर हुक्स लॉ। हुक्स लॉ रहेगा। ठीक है जी जी। F is equals to minus kx। F is equal to minus kx, ये आपको बताएगा। या इसका एक और है, आपके सेंट्रल पॉइंट से आगे पीछे अगर कोई चीज मूव कर रही होगी तो वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब मुझे आप क्वेश्चन ये बताएं कि हर वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? जी हाँ जी, क्योंकि सर वाइब्रेशन कहते हैं उस मोशन को जो मीन पोजीशन की तरफ आए। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव होना जरूरी है हार्मोनिक। तो हर वाइब्रेशन में नेगेटिव होता है। देख लें वाइब्रेशन रैंडम भी हो सकती है। सर हर वाइब्रेशन में नहीं होता, सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन में होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन हमारी जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया ना, हमारी एक्सेलरेशन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। नो सर, जैसे वाटर की वाइब्रेशन जो होती है ना उसमें वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी क्योंकि वो अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट जा रही होती है, वो वापस नहीं आती। टू एंड फ्रो मोशन जो वापस आता है अपने मेन पॉइंट पर, सिर्फ वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी गैसेस की मोशन है वो भी वाइब्रेटरी, वो रैंडम वाइब्रेटरी मोशन है, कोई भी पता नहीं किस टाइम किधर निकल जाए। ठीक है, उसके अंदर भी हाँ वो भी रैंडम मोशन है, उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये जारी बात है कि हमारी ट्रू एंड फ्रो लाजमी होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक बताने के लिए। ठीक है बच्चे, इसके अंदर जो आपको वो कहेगा कि जारी बात है कि जब एक चीज़ आगे पीछे मूव कर रही है एक ही पॉइंट के, उसकी क्या बनेगी, उसकी टाइम पीरियड भी आएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी। ठीक है, उसकी टाइम पीरियड उसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी। फिर जाहिर बात है कि ये जो हमारी ये जो साइन वेव है, बच्चे जानते होते हैं इसको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक टाइम पीरियड बनेगा, टाइम पीरियड बनेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बन जाएगी, ये कितनी दफ़ा प्रोड्यूस हुई। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी आ गई है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्वेश्चन जो आएगा ना बच्चे, अब मैथ वालों के लिए कोई मसला नहीं है, मैथ वालों के लिए कोई मसला नहीं है। वो कैसे, मैं जी आपको ये बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इसका किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे कौन बता सकता है कि यार मैंने वेव फॉर्म ठीक बनाई है? मैथ वाले बता सकते हो? ये डिस्प्लेसमेंट की, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए ठीक है ये वेव फॉर्म, ये साइन की वेव फॉर्म है। मैंने कहा हाँ जी साइन की वेव फॉर्म। कैसे पता लगा? 0 के ऊपर 0 और 90 के ऊपर क्या है, x नॉट है, 90 के ऊपर क्या है, x नॉट है। ठीक है, x नॉट है। अब वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, वेलोसिटी मुझे यहाँ से कौन बताएगा? वेलोसिटी किसके बराबर होती थी? d/dt, del t, यूँ कह लें आप इसे। एक्चुअली ये क्या होती है, वेलोसिटी किसका डेरिवेटिव होती है? डिस्प्लेसमेंट का। हाँ जी, वेलोसिटी किसका डेरिवेटिव होती है? डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? v is equal से किसका डेरिवेटिव? इसका
हाँ V नॉट sin ओमेगा t। साइन का cos होता था माइनस साइन। हाँ जी, V is साइन का equal to क्या V हो naught जाएगा, sin cos हो omega t। जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद कर लो, आप ये याद कर लो, इसका डेरिवेटिव ले लो कि v इज इक्वल टू v नॉट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा, साइन किस में चला जाएगा, cos में, cos ऑफ थीटा। तो एक आप याद कर लीजिएगा, दूसरा आपको पता लग गया कि वेलोसिटीज कैसे निकलेगी। अब इसके लिए मैं वेवफॉर्म कैसे बनाऊंगा बच्चे, इसके लिए वेवफॉर्म कैसे बनाऊंगा, इसके लिए 0 के ऊपर मैक्सिमम पीक पे होगा। हाँ जी, इसके लिए मैं वेवफॉर्म कैसे बनाऊंगा, हाँ इसकी नहीं ये सर वेवफॉर्म गलत होगी। हाँ जी, गुड, जी, इसकी वेवफॉर्म गलत इसमें होगी। इसकी 0 पे जो वेवफॉर्म होगा वो पीक पे होगा वेवफॉर्म। ऊपर से शुरू होगा सर। गुड, ये वेवफॉर्म होगी इसकी। यस सर। ये किसकी वेवफॉर्म होगी, ये इसकी कोस वेलोसिटी की वेलोसिटी वेवफॉर्म की। होगी। हाँ गुड गुड, इसका मतलब है ये बात आपको समझ आ गई। अब आप पेपर में ये फॉर्मूला सर आपको भूलेगा नहीं। हाँ जी, सर एक्सेलरेशन की क्या होगी? एक्सीलरेशन की क्या होगी, एक्सीलरेशन किसका डेरिवेटिव होता है बच्चे, यही सर वेलोसिटी। वेलोसिटी का। तो क्या बनेगा यस एक्सीलरेशन का, अब आप मुझे खुद ही बता दो। इससे cos का माइनस साइन हो जाएगा। तो क्या बनेगा फिर एक्सीलरेशन, ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें भी साइन हमारे ओमेगा टी। माइनस ए आया। माइनस है ये, हाँ ये क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि वेलोसिटी ये जो है acceleration। एक्सीलरेशन, हाँ एक्सीलरेशन जो है सेंटर की तरफ है, ये वेलोसिटी से अपोजिट है। ठीक है, तो ये निकल आएगा। हाँ इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ कर दें, इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ कर दें, तो इसकी वेवफॉर्म आप खुद ही मुझे बताएं क्या होगी इसकी वेवफॉर्म। डिस्प्लेसमेंट वाली होगी सेम। नहीं ऐसे नहीं सर, होगी, नेगेटिव ऐसे साइन आ नहीं गया तो होगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऐसे होगी या नीचे पहले से। जैसी होगी। यस सर, सर ये ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। चलो, इसका मतलब आपको मैथ भी थोड़ी थोड़ी साथ समझ आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक तो ये फार्मूला लग जाएगा, अगर ये नहीं लग रहा होगा तो इसकी एक्सीलरेशन का और भी फार्मूला है, और वो कहाँ से है, वो जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। पहले मैं क्या पढ़ के आए थे, पहले वो यहाँ पर, हाँ बच्चे इसको थोड़ा सा रीअरेंज देखें ना, उसने भी ये ड्राइव किया है, ये आप लगा सकते हो, अगर आप लगाना चाहोगे ये लगा दोगे। लेकिन एक और फार्मूला है इसका, यहाँ से जो है ना अक्सर पूछ लेता होता है कि ये जो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो ओमेगा, यहाँ से ओमेगा भी पूछ लेता है अक्सर, आपने याद रखना है ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट। ओमेगा भी पूछ लेता है, यहाँ से आपसे a भी पूछ लेता है, और यहाँ से आपसे x भी पूछ लेता है। आपको ये चीज़ आनी चाहिए, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तो बड़ी सिंपल सिंपल थी ना, हमने डेरिवेटिव डेरिवेटिव करके कर लिया, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ से एक चीज़ याद की है, और इसके बाद आप क्या करें, इस यूनिट को फिर आगे मूव करना शुरू करें। तो इस यूनिट के अंदर एक आ जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग। और इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आप याद कर लीजिएगा, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग के लिए, इसकी वेलोसिटी और ये मेन ये फार्मूला यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा बच्चे। मैक्सिमम और इंस्टेंटेनियस के अलग-अलग। हाँ एक्स नॉट है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस, और इसकी जो है ना उसकी अलग-अलग ही है। ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हैं, वो डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट से बच्चे निकाल सकते हैं, लेकिन अंडर रूट रहे हैं तो डेरिवेटिव यहाँ पर जो है मुश्किल हो जाएगा। वो तो साइन कोस था ना, उसको तो हमने कह दिया कि ये आराम से कर लो। ठीक है, तो यहाँ आपने सबके निकालने हैं, इनके आपको इस यूनिट में से एक वो वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा, कौन सा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी आपको याद हो गया, बाकी ये 2-3 फार्मूले हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग के लिए। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट थी, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो भी आपको कहाँ हुक्स लॉ से निकलेगा स्प्रिंग कांस्टेंट। सेकंड पेंडुलम के बारे में इतना। एक और बच्चे, एक और यहाँ पर चीज है, स्प्रिंग की पोजीशन। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग अगर मैंने आपस में अटैच करना है तो ये कैसे बनेगा, दो स्प्रिंग अगर मैंने लगा दिए के वाले, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा सर, पैरेलल और वो दूसरे वाला। हाँ पैरेलल और सीरीज, अगर मैंने पैरेलल में लगा दिया तो फिर क्या होगा, अगर मैंने सीरीज में लगा दिया तो फिर क्या होगा। सर पैरेलल में ऐड होंगे। हाँ, तो जैसे कैपेसिटर होता है, हमने कहा ना कैपेसिटर, ये भी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। हाँ वैसे पैरेलल में के की वैल्यू कुछ और होगी, और जो सीरीज में जब हम अटैच करेंगे तो के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
हाँ जी, आप कैपेसिटर आपने पढ़े हैं, कैपेसिटर पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, सीरीज में लगाओ तो वो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ये भी इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके अलावा जहाँ पर कोई एक है ये सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड वाला, ये आपको कभी कहेगा कि मैं जी, जब इसके अंदर एक एल है और एक जी है, दो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कहेगा अगर मैं इसको जी ले गया हूँ कराची से मरी, तो फिर क्या हुआ एक्चुअली जी, क्योंकि अब समंदर पे ज़्यादा है उस साइड पे, हाइट पे जाए जी कम हो रही है, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है इसको मैंने उसके अंदर बांध लिया अपना जो है, मैं कोई बॉडी है जो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, जैसे वो एलिवेटर के अंदर, फिर भी वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर और क्या लेंथ अगर कह दे कि मैं चेंज कर रहा हूँ, या उसको कह दे कि मेरा सेकंड पेंडुलम क्या होता है बच्चे, इसका टाइम पीरियड क्या हो, 2 सेकंड्स होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0.5 हर्ट्ज। 0.5 हर्ट्ज। इसी तरह से लेंथ और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने कर लेनी है, लेंथ भी इसकी निकाल लेंगे बच्चे। हाँ, ये आप निकाल लेंगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। एक और चीज़ है ये एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चे इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर से भी न्यूमेरिकल आएगा, और आपको ये बच्चे आना चाहिए टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ के एक्स नॉट, यानी इसकी मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड, ये टोटल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी, वो भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा जी, इसके अलावा जो है, हाँ एक मिनट, यहाँ पर एक ये आपके पास जी फार्मूला है एनर्जी का, वो है ये वाला फार्मूला, यहाँ से इसको आपने थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। जब ये जो है मीन पोजीशन खुद ये चेंज होगा या एक्स चेंज होगा, एक्स नॉट कभी भी चेंज नहीं होगा। एक्स नॉट जो है जाहिर बात है कि जब वो किसके ऊपर आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आ गया, एक्स नॉट और एक्स नॉट ये वाली चीज़ जीरो होगी, तो उस वक्त एनर्जी आपकी क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी का ये फार्मूला है, और ये दोनों कहाँ पर बराबर होंगे ये भी पूछा जाता है, कहाँ पर बराबर होंगे, कहाँ पर बराबर होंगे। आप इसको समझने के लिए ना कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये भी कुछ ऐसे है कि एक इस तरफ वर्ड है, दूसरा इस तरफ कम और है। हाँ, मिड में नहीं होंगे, इसको मिड नहीं हम कह सकते, इसको बोला हम क्या कहेंगे, ये साइन और कोस वाली आप टर्म में इसको देखें तो ये 1/√2 0.707 के ऊपर होंगे बराबर, 45 एंगल के ऊपर, यूँ आप कर सकते हैं। 1/√2 आ जाएगा इसके अंदर जब आप करेंगे, ऐसे ही है ना, रिजल्ट इसके अंदर 1/√2 आ जाएगा जितना मुझे याद है, एक दफा फिर देख लीजिएगा इसको, ऐसे ही आएगा 1/√2। ये उसके ऊपर जो है ना x डिवाइडेड बाय, यानी 1/√2 से क्या मुराद है, इंस्टेंटेनियस जब है x डिवाइडेड बाय √2 हो, या x नॉट डिवाइडेड बाय √2 हो, इसके ऊपर ये जो है बराबर हो जाएंगे। एक्सट्रीम पोजीशन का यानी ये वाला पोर्शन 0.707, यूँ इसको याद रखिएगा। 45 वाली तो बात ऐसे आप याद रख सकते हैं, बात इसके अंदर थोड़ी सी और होती है, लेकिन आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर इसने निकाली भी होगी आखिर में, आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपकी बुक में कहीं पर इसने रेजोनेंस क्या प्रिंसिपल है कि क्या बढ़ जाता है रेजोनेंस में, जब फ्रीक्वेंसी दो की मैच करते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ट्यूनिंग टू अपना रेडियो को ट्यून कर रहे हैं तो आप भी हम वहाँ पर रेजोनेंस ले रहे हैं। डैम्पिंग और ऑसिलेशन ये क्या चीज़ है, ये भी उसी से रेलिवेंट है, ठीक है। डैम्पिंग क्या चीज़ है, डैम्पिंग रेजिस्टेंस है। अगर एक सिस्टम अनडैम्प हो, अनडैम्प का क्या मतलब है, अनडैम्प का क्या मतलब है बच्चे, प्रोड्यूस होने वाले ऑसिलेशन, हाँ ऑसिलेशन वो सारी उम्र रहेंगे, सारी उम्र रहेंगे। अनडैम्प्ड का मतलब है कि इसमें रेजिस्टिव फोर्स ना हो, हाँ रेजिस्टिव फोर्स ना हो, सारी उम्र वो डैम्पिंग कर, वो सारी उम्र जो है ऑसिलेशन आती रहेंगी उसके अंदर, ठीक है। अगर किसी सिस्टम के अंदर फिर क्या जरूरी है, किसी सिस्टम को डैम्प बनाओ, तो फिर मैं ये जो अपने मोटरसाइकिल की स्प्रिंग लगाता हूँ यहाँ पर बनाता हूँ, इसको क्या करने के लिए लगाता हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ अपनी डैम्पिंग प्रोड्यूस कराऊँ। डैम्पिंग क्या कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी क्या हो, रिड्यूस हो। अदरवाइज क्या होगा कि एक दफ़ा झूला आया मुझे तो फिर मेरे स्प्रिंग जो है झूमते ही रहेंगे, ठीक है, सारे रास्ते मुझे झूले ही आते रहेंगे, ठीक है। तो शॉक जो लगे होते हैं इसके साथ, मोटरसाइकिल के साथ या हमारे इनके साथ, ये उसने बनाए हुए आपकी बुक के अंदर, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आगे यूनिट नंबर 7 खत्म। अब यूनिट नंबर 8 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये कुछ लोड आपके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है, ये आपको यहाँ फिगर बनाई हुई है बच्चे, ये देख लीजिएगा, स्मॉल डैम्पिंग, लार्ज डैम्पिंग। जिसके अंदर स्मॉल डैम्पिंग होगी उसकी रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगी, जिसके अंदर लार्ज डैम्पिंग होगी वो दोबारा बेचारा उठने के काबिल नहीं रहेगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। आगे फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर एक दिन के सर आपसे कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछना था। क्या बच्चे? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमने लास्ट मतलब फिगर पढ़ा था ना, उसमें पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रा किया हुआ था। तो मैंने आपसे पूछना है कि जब भी हम किसी स्लोप को डिस्कस करते हैं तो उसमें टेंजेंट किस तरह से किसी भी अपनी मर्जी के पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं या हमें खुद स्पेसिफाई करना पड़ता है? अच्छा ये देखो, यहाँ मैंने इंस्टेंटेनियस लेंगे, इस पॉइंट पे मुझे आपने कहा कि इंस्टेंटेनियस ले, जिस पॉइंट पे मैं इंस्टेंटेनियस ले रहा हूँ एक्चुअली स्लोप में वहीं पर है। तो हम अगर पॉइंट ए को ओरिजिन के पास ले आए कर्व पे तो वहां पे भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? हाँ जी, जहाँ पर भी टेंजेंट एक ऐसी वो है लाइन है जो एक दफा इसे टच करेगी। हाँ जी ठीक है। ठीक है, हाँ, तो आप इसे कहीं पर भी चेंज कर, ये इंस्टेंटेनियस है ना। मैं आपसे कहीं पर भी पूछ लेता हूँ इस वक्त क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर सेंटर के ऊपर क्या होगा, आगे आगे जाते नहीं यहाँ क्या होगा, यहाँ जी जी हाँ जी क्या होगा, हर जगह इंस्टेंटेनियस है, हर जगह आपको स्लोप एवरेज लेनी पड़ेगी तो सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या है जो दो जगह टच करती है। ठीक है बच्चे, यानी हम इस लाइन को कर्व पे, हाँ जी ठीक। हाँ जी, चलो अपना ख्याल रखिएगा। हमारे